वीरू ने शायद ड्रेस चेंज कर ली है। ये क्या राखी की तैयारी में हुआ वीरू? नहीं 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 नहीं, राखी का मेरे को उतना उत्साह नहीं है। दरअसल मेरा कोट जहाँ रखा था मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। सही मायने में वहाँ एक शूट चल रहा था तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो मैं अपनी अलमीरा तक पहुँच पाया, तो मैं जो मिला वो पहन के आ गया। ओके ठीक है। मुझे लगा लंच के बाद कुछ एक्सीडेंट हो गया जो आमतौर पर मेरे साथ होता है, लेकिन आइदर वेज मुझे लगा कि शायद वो ओनम की वजह से या कोई राखी की वजह से, लेकिन चलिए वीरू ने क्लैरिफाई कर दिया। खैर मार्केट पर आते हैं। मार्केट में इस समय जैसा कि हमने हेडलाइन में मेंशन किया, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं रेंज को। और खासतौर से बैंक निफ्टी जो एक फिन निफ्टी के एक्सपायरी का एक हमेशा से एक फैक्टर रहता है ट्यूसडे को, आज वही हावी बैंक निफ्टी पर और 44,500 44,600 के बीच में पूरे दिन इसने कारोबार किया। देखते हैं आखिरी के एक घंटे में कुछ मोमेंटम मिलता है या नहीं। लेकिन आज एक चीज़ जो क्लियरली अच्छी हो रही है कि एक मार्केट में एक और सेक्टर मिल गया है फाइनली, केमिकल सेक्टर। यहाँ पर आज अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मार्केट ढूंढ ही रहा है। आज केमिकल्स ढूंढ लिया, देखते हैं। लेकिन आखिरी का 1.5 घंटा किस तरीके से रहता है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। अनुज, लेकिन वही बात कि इंडेक्स का ट्रेड बहुत ही सीमित दायरे में और ज्यादा हम चढ़े भी नहीं। आज सुबह में एट द मोस्ट 19,377 और इसका जिक्र आप कर रहे थे, ये ऊपर तरफ की रेंज थी और उसके आगे ज्यादा कुछ आतिशबाजी हुई नहीं है। हाँ नहीं, होनी भी नहीं थी हर्षिता। ये मार्केट इस तरीके की है, इसमें आप जब भी आप लगने लगे आपको कोई ब्रेकआउट आ रहा है और उसमें आप चेज करेंगे तो फंस जाएंगे आप। इस मार्केट में आपको रेंज ट्रेड करनी है, बहुत सिंपल है। मतलब कहना सिंपल है, ऑब्वियसली जो ट्रेडर है वो जानता है कि टफ होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। एक रेंज है आपके पास 19,375 19,400। ठीक है, क्या है 19,375 19,400? ये एक वेल डिफाइंड क्लस्टर है, ऑप्शन राइटर का क्लस्टर है। एक वेल डिफाइंड मूविंग एवरेज है आपकी, 50 डे मूविंग एवरेज। 20 तक तो हम जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन 50 पर भी रुक रहे हैं हम। तो ये ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। लोअर लेवल पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए 19,300 आज मार्केट ने डिफेंड किया निफ्टी ने, जो आपका पुट राइडर का बेस था एक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 19,240 19,250 के आसपास, जो एक रीसेंट स्विंग लो रहा है। मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी में शायद वो लेवल टूटने के रिस्क हैं। ये जिस तरीके की सीरीज रही है, इसमें बीच बीच में मार्केट ने आपको इंडिकेशन दिखाए हैं कि लो बन गया, लो बन गया, लो बन गया सीरीज का, लेकिन मार्केट तोड़ देता है उस लो को। अब उसका ट्रिगर कहाँ से आएगा मुझे पता नहीं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में आज थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि शायद फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से कंसोलिडेशन आएगा। और अगेन बैंक निफ्टी में भी क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, 44,600 650 के करीब आपकी 50 डे मूविंग एवरेज प्लेस है, 44,700 पर आपकी 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी यहीं पर हुई है, तो इसके लिए एक शायद एक्सपेक्टेड था। और ये मुझे लग रहा है कि आखिरी के 1 घंटे में शायद यही मूव है। हो सकता है एक 3 PM मूव मिले आपको बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी की वजह से, लेकिन उसको हम क्लोजर टू 3 PM एड्रेस करेंगे। प्रीएम्प्ट करके उसका कोई फायदा नहीं है। तो 3 PM के मूव का इंतजार और देखते हैं आज किस तरह से एक्सपायरी होती है फाइनेंशियल निफ्टी की। लेकिन वीरू, क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिकली खूब धूम देखने को मिल रही है, अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ और आपके SRF, नवीन फ्लोरिन सब में एक्शन। जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षिता, मूव तो अच्छे खासे हैं केमिकल बास्केट में स्पेशली, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेस भी हैं जहां पे बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट्स हैं। आज हमने सुबह सुबह केमिकल्स में एक दीपक नाइट्राइट का ट्रेड पकड़ा था, बहुत शानदार रहा। यहाँ पे पहले बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई और उसके बाद फ्रेश बाइंग नजर आ रही है 5.5% ऊपर। और ये ट्रेड हमने एग्जैक्टली एट ओपनिंग पकड़ा था, करीब 2058 पे, करीब 5.5% अगर आप देखें ऊपर है और शॉर्ट कवरिंग। दरअसल इस पूरी सीरीज में जो केमिकल बास्केट थी उसमें शॉर्ट्स बने थे और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे करीब 77,000 शेयर OI में कम हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है। रियल स्टेट स्पेस में आई थिंक सुबह अनुज ने पिक किया था DLF, उसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा अगर आप देखें मोमेंटम है। अब ऑल मूविंग एवरेजेस सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे थे। आज आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, ओबराय को देखिए, DLF, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग। तो आज जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके स्टॉक्स ट्रेड करें, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद आप देखिए जिन स्पेस में अच्छा मूव है उसमें एक वोल्टास, कैपिटल गुड स्पेस में वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास ने आज काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। यहाँ पर 850 का स्तर हर्षता और इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया, शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे इनफैक्ट अगली सीरीज में अगर मैं बताऊं सितंबर में कुछ लॉन्ग इनिशिएट हुए हैं। पिछली बार इसने एक अटेम्प्ट लिया था आई थिंक 9 अगस्त के आसपास टू क्रॉस 200 डे में, अगले दिन कोलैप्स हो गया। लेकिन इस बार का बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वोल्टास के बाद अगर आप देखें तो पिडिलाइट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आज क्रूड से रिलेटेड पूरी थीम, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, पिडिलाइट हो, सब ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। ऑटो बास्केट में एक TVS मोटर्स में काफ़ी
प्राइस मूवमेंट देखा गया विद स्ट्रॉन्ग वाई बिहेवियर। टीवीएस मोटर्स करीब 1384 पे, ये ऑलमोस्ट इसके हर्षता ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है और यहाँ पर भी आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करंट मंथ फ्यूचर्स में विजिबल थी। ऑलमोस्ट इसकी हाइट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे। और जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे एक गोदरेज सीपी, यहाँ पे आज एक काफ़ी पेन इस स्टॉक में और ओआई एडिशंस शॉर्ट साइड पे काफ़ी हुए। आपकी स्क्रीन पे आएगा इस वक्त करीब 1015 के स्तर पे। ऑलमोस्ट इसने आज अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल छुआ। और लास्ट स्टॉक जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है फार्मा स्पेस का डॉक्टर रेड्डीज। आज यहाँ पर भी पेन था। इस स्टॉक ने बहुत दिनों बाद एक कोलैप्स दिखाया और आज स्लिप करता हुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। हर्षदा जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है दोनों तरफ का एक्शन, तेजी और मंदी का। तेजी लार्जली वो केमिकल साइड पर हमने देखी है भरपूर। चलिए कुछ और स्टॉक्स जो आज ट्रेंड कर रहे हैं खरीदारी की तरफ वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इंडस टावर, और इंडस टावर में हमने देखा है सुबह में जो रिपोर्ट सजेस्ट की गई थी और इस पर हम सुबह में बात भी कर रहे थे, स्टॉक 1% ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। आईजीएल में एक मोमेंटम देखने को मिला है, 4.5% का इजाफा। गौर करिएगा कि मेटल इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है। हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स में खरीदारी हुई। हिंदुस्तान कॉपर 2.5% ऊपर और वहां पर भेल में भी एक्शन जबरदस्त है, करीब 4% का इजाफा। मुनाफा वसूली कहां है? पिरामिड एंटरप्राइजेस कल एनालिस्ट मीट के बाद हम देख रहे हैं, हालांकि कंपनी ने कमेंट्री मजबूत दी थी अपने आगे के बिजनेस को स्केल करने के लिए, लेकिन स्टॉक 4.5% नीचे है। पॉलीकैब में हल्का सा करेक्शन है। स्कॉट्स कुबोटा एक थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है और चोला इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स है जहां पर साइडवेज और हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार बनता दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए आज का एक्शन। ऐसे बहुत कम आपको काउंटर्स दिखेंगे जहां पर गहरे क्रैक्स देखने को मिले हैं। मुनाफा वसूली हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा तेजी भी नहीं होती दिखाई दे रही। ये फिलहाल ओवरऑल मार्केट में मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक बीचों बीच का कारोबार। चलिए ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, वो आपको क्या सुझा रहे हैं पोजीशन लेने के लिहाज से, उनसे बात करना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर हमारे साथ है विलियम ओनील के मयूरेश जोशी। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा साथ देंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर और श्रीकांत चौहान। 2:20 पर आज का बड़ा एक्शन वाला शेयर कॉर्पोरेट स्कैन में लेकर आएंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन और एमडी शिव रामकृष्णन गणपति को। डिटेल में बातचीत होगी जो एक्विजिशन किया है और उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे। फिर 2:30 बजे फोकस करेंगे एक और सेक्टर पे जहां पर काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। केमिकल स्टॉक्स पर आज ध्यान दिया जाएगा। 2:35 पर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रजिस्टर्ड एनालिस्ट के लिए जो पेमेंट मैकेनिज्म पर सेबी का कंसल्टेशन पेपर आ रहा है उस पर हमारी नजरें रहेंगी, वो आपके लिए हाईलाइट करेंगे। इसके क्या मायने हैं वो आपको समझाएंगे। 2:40 पर लेकर आएंगे 4 का चौका जहां पर सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे। श्रीकांत चौहान से समझेंगे एफएनओ का सुपरस्टार। मानस बताएंगे आपको चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा लेंगे मयूरेश जोशी से। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय हमारा साथ देंगे। फिर 3 बजे यतिन को फिर जोड़ेंगे। डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे कॉल्स लेते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट में एक अच्छा बेस बना हुआ है, फिर एक 4 दिन का एक कंसोलिडेशन और आज ब्रेकआउट भी मिला। ट्रेड करा है 2570 पर। मेरा टारगेट करीब 2620 है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2552 पिडिलाइट। ओके तो पिडिलाइट में एक अपॉर्चुनिटी गाबा साहब कह रहे हैं तेजी करके चले। मानस आफ्टरनून आपका ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए मेटल क्षेत्र में कुछ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिए हैं, तो उनमें से एक जिंदल स्टील भी है जहां पर स्टॉक ने 640 जो पहले भी एक सपोर्ट था वहां पर ही सपोर्ट किया और फिर वी शेप रिकवरी में 670 का एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो जिंदल स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 669 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और अब जो पिछले हाईज 700 रुपए के आसपास थे वही आपके टारगेट रहेंगे। जिंदल स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑप्शन में आप 680 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। मैं सितंबर मंथ की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 25 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 35 रुपए के टारगेट के लिए 680 का सितंबर वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। ओके जिंदल स्टील पावर का यहाँ पर कॉल ऑप्शन 680 का एट द मनी, ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल है 2575 पे। याद रखिएगा ये सितंबर का है, ठीक है। अब हम अगस्त में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जेएसपी लेट डे हाई
मेटल्स में एक स्विंग इस वक्त है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, मैं एक्चुअली जिंदल स्टील मैंने भी सिलेक्ट किया था, बट क्योंकि मानस जी ने कहा है, मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। ऑलमोस्ट एक जो इसका क्रूशियल लेवल है 120 स्पॉट में, बिल्कुल वहां पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 120 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 125 125। जो स्टॉप लॉस मैं देख रहा हूँ वो 117.50 117.5 का होगा। ओके चलिए, तो ये समय की टेक्निकल कॉल्स मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। बताइए मयूरेश, आप किस स्टॉक पर इस समय बेट लगा रहे हैं? Afternoon, Anuj. Afternoon, Harshada ji, and afternoon, Viru ji, and good afternoon to everyone on the panel as well. तो गोकुलदास का मैनेजमेंट आ ही रहा है, जैसे हर्षदा जी ने कहा थोड़े मिनटों में। टेक्सटाइल स्पेस काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ी है। वहां से कल जो मैंने स्टॉक डिस्कस किया था केपीआर मिल, उस पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। दो तीन की रीजंस फॉर द सेक्टर एज अ होल। आई थिंक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम बात सुन रहे हैं, इधर यूके हुआ, यूरोपियन जोन हुआ, दैट शुड गेन ट्रैक्शन, और अगर कुछ अगले कुछ हफ्ते या महीनों में आती है तो एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है पूरे ट्रेड मैकेनिज्म को। स्पेसिफिकली ये सारे टेक्सटाइल प्लेयर्स जिनका एक बड़ा प्रेजेंस है ईयू और अमेरिकी राज्यों में, और इसकी वजह से आई थिंक जो एक वॉल्यूम स्ट्रोक वैल्यू ग्रोथ आएगी वो काफी सिग्निफिकेंट होगी। केपीआर के लिए आई थिंक जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, 1,04,000 मेट्रिक टन की इनके पास यार्न है, 157 मिलियन पीसेस गारमेंटिंग कैपेसिटी है एंड प्रोडक्ट के हिसाब से। जो प्रिंटिंग फैसिलिटीज है ये लगभग 15,000 मेट्रिक टन की है, और जो प्रिंटिंग अवेलेबिलिटी है वो 25,000 मेट्रिक टन की है। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, 0.17 टाइम्स एक्सपेक्टेशन जो हम बांध के रख सकते हैं। और केपीआर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, स्पेसिफिकली जब हम यूरोपियन और अमेरिकी क्लाइंट्स का देख रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ओवरऑल मार्केट साइज इटसेल्फ 50 से 60 बिलियन मूव हो सकती है। इवन डोमेस्टिक मार्केट 7 से 13 बिलियन मूव हो सकते हैं अगले 4 से 5 वर्षों में। पीएलआई स्कीम जो सरकार ने अनाउंस किया, आई थिंक एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन फैक्टर बन सकती है। और जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है अनुज जी, आज बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, चीन हैज अ लॉट ऑफ प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ बेड स्प्रेड्स, बट जहां तक कॉटन शीट्स, पिलो केसेस, होम अपैरेल्स का सवाल है हुआ है, वहां पे इंडियन डोमिनेंस इज ह्यूज। थोड़ी आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वजह से एक आध क्वार्टर में आई थिंक लैग हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस पुश ऑफ एफटीए, जो चाइना में कॉटन का बैन लगा है जिनपिंग रीजन में इनके, और जो कॉटन प्राइसेस कम भी हुए हैं, वहां पे एक मार्जिन इजाफा भी दिख सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो ओल्ड इकोनॉमी, ओल्ड सेक्टर स्टॉक्स है, दे आर कमिंग बैक विद द बैंग। टेक्सटाइल पे जरूर ध्यान रखें। केपीआर इज समथिंग दैट वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। इनफैक्ट जितना आपने उल्लेख किया है केपीआर के बेनिफिट्स का, उतना स्टॉक भाग भी रहा है। अब 5% तक की तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर में हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजमेंट से भी रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, और ये आपके काम की खबर है। दरअसल आज शाम तक ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी के दामों में बड़ी कटौती की संभावना है। रसोई गैस की कीमतों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी, यानी कि इस महंगाई भरे बाजार में कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी हमारे ओवरऑल बजट को। और लक्ष्मण रॉय हमारे साथ, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये तो बहुत बड़े काम की बात हो सकती है। क्या डिटेल आपके हाथ में लग रहा है? आप कह रहे हैं कि आज शाम तक के ऐलान हो सकता है कि रसोई गैस के दामों में कटौती, लेकिन कितनी कटौती सरकार करने को तैयार रहेगी? देखिए, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने एलपीजी के दाम की और इस पर जो सब्सिडी दी जाती है और जो अंडर रिकवरी का जो आकलन होता है उसकी समीक्षा पिछले कई दिनों से कर रही थी, और अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय तक में इसकी समीक्षा की गई और फिर इस बात पर सहमति बनी है कि एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम में कटौती की जाए, और इस कटौती का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि कटौती कितनी होगी अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सूत्रों ने यह बताया कि ये कटौती अच्छी खासी होगी, और इसके पीछे दो वजह है। एक तो लंबे समय से कीमतों में कटौती नहीं की गई है। जब दाम बढ़ रहे थे उसके बाद जो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे थे उसके बाद कीमतों बढ़ाई तो गई थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल के दाम घटे उसके बाद कीमतों में कटौती नहीं की गई थी। तो अब जाकर सरकार इसको कीमतों में कटौती करने पर सहमति बनाई है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनकी तरफ से बहुत जल्द इसका आप ऐलान देख सकते हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर जो है, जो घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम में कटौती की जाए। अभी अगर आप देखें तो सब्सिडी वाले जो एलपीजी सिलेंडर है उसका दाम मुंबई में
1002.50 प्रति सिलेंडर है। अगर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम दिल्ली में देखें तो 1003 रुपए प्रति सिलेंडर है, जो 1 जुलाई 2022 से लागू मानी जा रही है। और अगर बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम देखें तो वहां पर 1102 रुपए है आपको मुंबई में, और 1103 रुपए दिल्ली में है। तो ये एक पूरा आंकड़ा है, और इसमें आप अच्छी खासी कटौती 2 वजह से देख रहे हैं। एक तो कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई है, और दूसरा कि चुनाव, राज्य सरकारें, राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, तो इसको देखते हुए सरकार पर दबाव काफी ज्यादा था। महंगाई की मार चौतरफा जनता झेल रही थी। मुझे लगता है इस मोर्चे पर सरकार राहत देने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, और एलपीजी के दाम घटाने का ऐलान बहुत जल्द करने वाली है। ओके, लक्ष्मण जी एक बात बताइए, तो इसमें ये पूरा का पूरा क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा या कोई और फॉर्मूला होगा इसमें? देखिए, दरअसल इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें जो सूत्र बता रहे हैं, जो फॉर्मूला निकाला गया है, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कैपेक्स के तौर पे रखा गया था। आपको बजट में याद होगा, तो उसको भी इंडस्ट्री ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। लेकिन प्राइस की कटौती का जो असर पड़ेगा, उस असर को दोनों वहन करेंगे। केंद्र सरकार भी वहन करेगी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी वहन करेंगी। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि काफी सेक्टर्स तरीके से इस पर कामकाज हुआ है। वो मुझे लगता है बहुत जल्द फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। लेकिन इतना पता चला है कि जो प्राइस में कटौती का असर होगा, वो तो केंद्र सरकार भी वहन करेगी कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी इसका वहन करना पड़ेगा। लक्ष्मण, आपने एक चीज मेंशन की कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये शायद सही समय होगा कटौती करने का। क्या उम्मीद करें कि शायद पेट्रोल डीजल के दामों में भी सरकार कुछ कटौती करे, या फिर वो सिचुएशन अब नहीं है हमारे सामने? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम हो, वैसे औपचारिक तौर पर तो अनरेगुलेटेड है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने तरफ से तय करती हैं। लेकिन ये मामला काफी राजनीतिक होता है, सरकार की तरफ से एक संकेत जरूर दिए जाते हैं। तो अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती के संकेत सरकार की तरफ से आए, जिस पर औपचारिक फैसला कह सकते हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगभग लगा चुकी हैं, और शाम तक या फिर अगले कुछ घंटों में इसका ऐलान आप होता हुआ देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पे जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार ये मन बना चुकी इसके दाम में भी कटौती किए जाएंगे। तो हो सकता है कि अगले कुछ चुनाव के नजदीक आते आते अब पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती करने का फैसला होता हुआ दिखे सरकार की तरफ से, क्योंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी अभी थोड़ा सा वक्त है। 15 अक्टूबर तक मान के चलिए कि चुनाव की घोषणा होती है, तो अभी भी 1-1.5 महीना बचा रहेगा चुनाव होते होते। मुझे लगता है कि सरकार आखिर वक्त में करेगी, ताकि जनता को याद भी रहे कि कीमतें यहाँ पे कटाई गई। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी रखने के लिए। ध्यान रखिएगा ये सोर्स बेस्ड है, और क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी करीब हैं और महंगाई की काफ़ी मार पड़ी है। अच्छा, क्रूड के दाम जब काफ़ी गिरे थे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हो गए थे, काफ़ी 12 से 13 रुपये पर लीटर तक पहुंच गए थे। रसोई गैस का मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़े प्राइसेस भी वापस ऊपर आए हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा कंपनीज को भी अपने मार्जिन्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये एक और रीज़न था हर्षिता, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स अगर आप देखें पिछले 1 महीने में सबके ब्लॉकबस्टर नंबर्स ने पीक बना दिया था। हाँ। उसके बाद से क्योंकि सबको दिख रहा था कि आप इतने मार्जिन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्यों इतना पे कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। और इलेक्शन के टाइम पर तो इसके लिए ये एक थोड़ा सा एक इशू रहा है यहाँ पर। मयूरेश, आप सुन रहे होंगे लक्ष्मण जी को, कोई व्यू आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर? क्या मार्केट को कुछ हद तक इस चीज का अंदेशा था, और अगर ऐसा होता है तो क्या डी रेटिंग होगी स्टॉक्स की ओर? एब्सोल्युटली, आई थिंक देयर वर मर्मर्स इन द मार्केट, अनुज जी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, अगर बेयर करना पड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, तो कुछ हद तक आई थिंक जो मार्जिन डिल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली प्ले आउट होगा। एक पॉजिटिव चीज जो रिफाइनर्स के फेवर में आ रही है इज सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन्स। वहां पे एक जबरदस्त सुधार देखने मिला है। तो रिफाइनिंग एंड पे इनके जो बिजनेस मॉडल में देयर शुड बी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दैट कैन बी सीन गोइंग फॉरवर्ड। बट ऑब्वियसली आई थिंक ये ऑफसेटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मार्जिन डाइल्यूटिव होती है अदर बिजनेसेस पे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंसोलिडेटेड नंबर्स पे डेफिनेटली प्रभाव आता है। जो अर्निंग्स आपने जैसे राइटफुली कहा, जो पिछले तिमाही में थी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट रिपोर्टेड नंबर्स। आई थिंक जो एक आउटलैंडिश नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए थे, ये शायद नियर फ्यूचर में ना दिखे, और थोड़ी आई थिंक एक कंसेंसस कॉल अर्निंग्स को लेके थोड़ी कम की जा सकती है इफ दिस प्रोबेबली कम्स थ्रू। अगेन सरकारी होता है, तो आई थिंक अनुज जी, ओएमसीज ऑलवेज रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ गवर्नमेंट रेगुलेशंस वर्क। तो बिल्कुल अर्निंग्स डाउनग्रेड होने के चांसेस।
ओके चलिए, अभी खैर ये सोर्स बेसिस इसका ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल आते हैं तब बात करेंगे इस पर। गोकुलदास की बात कर लेते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट का शेयर 20% के अपर सर्किट पर आज सुबह से है। दरअसल कंपनी ने यूएई की अपैरल कंपनी अट्रैको ग्रुप को खरीदने का ऐलान किया है, जो $5.5 करोड़ यानी कि $55 मिलियन में होने की उम्मीद है। इस सौदे से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए फंडिंग का इंतजाम कहाँ से होगा, इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवराम कृष्णन गणपति जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून गणपति जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मैं पढ़ रहा था कि आपके लिए शुरू से ईपीएस एक्रेटिव होगा। आप अगर बता पाएं और ज़्यादा डिटेल दे पाएं कि किस लेवल का ईपीएस एक्रीशन होगा और ऐसा क्यों? तो अगर हम इनका CY22 नंबर्स देखेंगे और इसके ऊपर हम जो डेट लगाएंगे फॉर एक्विजिशन एक्सेट्रा उसका कॉस्ट भी लेंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस वुड बी अबाउट ₹4.60 और समथिंग लाइक दैट। ये CY22 का नंबर्स पे है, और आगे चल के अगर ग्रोथ होगी कंपनी में, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ विल बी गुड, तो obviously the EPS accretion will be more than that. So this is a good investment from that perspective कि हम इस कंपनी को करेक्ट प्राइसिंग कर रहे हैं, और हम इस कंपनी में ग्रोथ भी देख रहे हैं, और इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी अच्छा है हमारे लिए। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फुटप्रिंट है, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट सारा ही इंडिया में है, और हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश में जाएं एक ड्यूटी फ्री कंट्री एक्सेस करने, और बांग्लादेश जो है ड्यूटी फ्री टू यूरोप जाती है। लेकिन अगर इस कंपनी अट्रैको को देखेंगे तो इनका ड्यूटी फ्री एक्सेस इज टू द यूएस मार्केट, जहां हम स्ट्रांग है, और कीनिया, जहां पर करीब 87% ऑफ देयर आउटपुट इज फ्रॉम कीनिया, दैट गोज ड्यूटी फ्री इनटू द यूएस। सो आई फील दैट जो पोजिशनिंग है इन कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, क्योंकि लो कॉस्ट रीजन पे है, और फर्दर ग्रोथ होने का भी स्कोप है वहां पर, मैन पावर अवेलेबिलिटी है, एंड होपफुली इसके कारण, इस इंक्रीमेंटल ग्रोथ के कारण हमारा जो है बॉटम लाइन ग्रोथ भी हम ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब देखते हुए हमें लगा कि ये एक अच्छा एक्विजिशन है, कमिंग एट द राइट प्राइस एंड ईपीएस एक्रेटिव। लगभग $55 मिलियन खर्च कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो नंबर्स आपने शेयर किए हैं कि कैलेंडर 22 में इस कंपनी ने करीब $107 मिलियन तक का रेवेन्यू कमाया, ये कितना स्कोप रखता है और बढ़त का, और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कितने मुनाफे में आप इनकी मौजूदा ऑर्डर बुक के मद्देनजर अगर एक आइडिया दे सके कि कितनी ग्रोथ आ सकती है, और वो इन टर्न फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को कितना और बूस्ट कर सकता है? देखिए, इस कंपनी में मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट 25% ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, बट ये ग्रोथ आएगा नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, दैट इज 2024। सो उस हद तक अपॉर्चुनिटी है, सो दैट बेनिफिट विल कम। एंड अगर देखेंगे तो इसका रेवेन्यू विथ करंटली अब 900 करोड़ या उस लेवल पे है, with incremental growth that will add to our top line. So it is a right sized opportunity for us. हमारे ओन बेस भी अगले साल हम तो ग्रो करेंगे, बट उसके साथ साथ इसका भी एक इंक्रीमेंटल टॉप लाइन ग्रोथ मिलेगा। ऑब्वियसली बॉटम लाइन देखेंगे तो मेरे को लगता है कि इन 2 to 3 ईयर टाइम फ्रेम एक 1.5% का जो एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, यही उम्मीद करके हम बैठे हैं। वी विल वर्क ऑन इट वंस वी टेक कंट्रोल ओवर द एसेट, और वो भी हम धीरे धीरे पुश करके लाएंगे। ओके गणपति जी, एक चीज बताइएगा, एग्जैक्टली इनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स कहाँ पर हैं, और सिंस आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि लो कॉस्ट बेनिफिट है इनको, ये लास्ट 2 साल का अट्रैको का जो एबिटा मार्जिन है वो क्या ट्रैजेक्टरी रही है सर? तो इनका अगर आप लास्ट फ्यू इयर्स का ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 4 साल में 70 मिलियन से 107 मिलियन तक इन्होंने ग्रो किए हैं। बीच में कोविड भी आया था 2020 में, एंड उसके बाद दे वेंट टू 86, देन 100, 107 और समथिंग लाइक दैट। सो इन्होंने डिसेंट ग्रोथ दिखाए हैं पिछले 4 सालों में। एज फार एज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, इनका 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कीनिया में है और एक इथियोपिया में एडिस अबाबा में है।
तो ये 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इथियोपिया में, उनका कंट्रीब्यूशन करीब 87% ऑफ द टर्नओवर है अभी। और ये जो 4 फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हम करेंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट में ड्यूटी फ्री एंटर कर सकता है, क्योंकि कीनिया एंजॉयज द ड्यूटी फ्री एक्सेस। और जो इथियोपिया में है वो टेम्परली दे हैव लॉस्ट द ड्यूटी फ्री स्ट्रक्चर एक्सेस, बिकॉज वो अगोआ बेनिफिट निकाला गया है इथियोपिया से, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आ सकता है वो वापस लागू करेंगे। बट इन द मीन वाइल दे कैन गो ड्यूटी फ्री टू यूरोप बिकॉज दे हैव अ सेपरेट अरेंजमेंट विद दैट। सो ओवरऑल मैं इसलिए कह रहा हूँ ये लो कॉस्ट है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे कस्टमर्स को फाइनली लैंडेड इन देयर टेरिटरी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, उसके बाद ड्यूटी लगेगा, और फिर वो उनके वेयरहाउस में गुड्स पहुंचेगी। तो दैट प्राइस, दिस विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर एनी अदर रीजन because the cost of duty is zero. So इनका जो प्रोडक्शन एंड अफ्रीका का जो मैन पावर कॉस्ट है वो भी कम है, तो वो बेनिफिट है इसमें। गणपति जी, कुछ सवाल है मेरे। एक तो ये वैल्यूएशन फिर आपको इतनी चीप मिल कैसे रही है? $107 मिलियन के रेवेन्यू वाली कंपनी, मतलब आपको हाफ टाइम सेल पर और 7.6 टाइम्स प्राइस पैट पर मिल रही है। क्या ग्रोथ रेट कम आ रही है कंपनी की, या इसका कोई बहुत बड़ा डेट है जो आप साथ में टेक ओवर कर रहे हैं? ये क्योंकि काफी सस्ती डील लग रही है। नहीं, क्यों इसके कंपनी में $15 मिलियन का एक वर्किंग कैपिटल लोन भी है जो हम अब्सॉर्ब करेंगे। अदर देन दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेट इन द कंपनी। देखिए, प्राइसिंग, वैल्यूएशन वगैरह, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंडेंट है, और करंट वी आर अ पब्लिक कंपनी, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, तो वो सारा इश्यूज भी हम देख के हम किए हैं। हमें लगता है कि हमने सही प्राइस दिया है, नॉट टू चीप, नॉट टू एक्सपेंसिव। वी हैव डन द राइट प्राइसिंग। आई हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर द प्रमोटर्स ऑफ दैट कंपनी। उन्होंने काफी अच्छा कंपनी बनाया है, काफी अच्छी तरह से चलाए हैं, और हमारा यही जिम्मेदारी बनता है कि हम उसी तरह उनका लेगेसी भी बनाए रखें, और उसी कोशिश में हम रहेंगे। दिस वाज मोर अ फ्रेंडली डील। वी हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद देम, and that's how we have managed to get this done. तो ये क्या यही कारण है कि आप वैसे डेट फ्री कंपनी है और शायद कैश भी है आपकी बैलेंस शीट पर, लेकिन अब आप थोड़ा डेट लेंगे, क्या यही कारण था? अगर ये इतना अच्छा एक्विजिशन नहीं होता तो आप डेट नहीं लेते? नहीं, ये मुझे तो लगता है कि अच्छा एक्विजिशन है, और एक्विजिशन को फंड करने के लिए हम सोचे कि 15 मिलियन हमारे कैश किटी से हम लेंगे फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, और 40 मिलियन आउट ऑफ 55 माइनस 15 वो हम डेट के रूप में हम डालेंगे, डेट लेके हम इन्वेस्ट करेंगे। तो 40 मिलियन का डेट भी हमने सिक्योर कर लिया, क्योंकि गोकुलदास इज अ नेट कैश कंपनी। We have no problem in tapping debt. We have a huge headroom available for raising debt with the kind of cash that we are sitting. So we have to also deploy our funds judiciously. ये सब ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे स्ट्रक्चर किए हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ मिस्टर गणपति, बाय अंडरस्टैंड कि इनकी कैपेसिटी अच्छी है, वो एक्सपोर्ट फ्री एरियाज का फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या कुछ ऐसे खास क्लाइंट्स हैं जो ट्रैको के हाथ में हैं, जो आपके बुक्स जिसका फायदा आपको मिलेगा, जहां पर आपको एक्सपोजर मिलेगा? और साथ ही क्या कुछ अलग प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं जहां पर भी शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस को स्केल करने की? डेफिनेटली हमारे और उनके कस्टमर्स के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन कस्टमर है, तो बाकी सारे अलग हैं, विच इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस। सो हमारे कस्टमर्स वहां ले जा सकते हैं, उनके कस्टमर्स यहाँ आ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स। सो ये डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ में उनका जो प्रोडक्ट्स है, हम चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स बनाते नहीं है गोकुलदास में, कॉन्शियसली वी हैव केप्ट अवे फ्रॉम इट, बट हमारे कस्टमर्स तो वो भी बेचते हैं, और वो लोग करीब 50% उनका जो प्रोडक्शन है चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स है, वो लोग 25% निट्स भी कर रहे हैं। तो ये सारे जो हम नहीं करते हैं, तो प्रोडक्ट प्रोफाइल में भी थोड़ा सा अंतर है, और द कस्टमर्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अधिकतर, तो बारिंग वन। तो वो एक डेफिनेटली एक एडवांटेज ही बनता है दोनों साइड ऑफ कॉमन कस्टमर है मेरे ख्याल में वो H&M है। दूसरे कौन से कस्टमर्स हैं उसका कुछ आप अंदाजा दे पाएंगे हमें? आई हैव हर्ड परहैप्स डेकैथलॉन उनका एक क्लाइंट है।
देखिए, हम ये इनके साथ डील सिर्फ कल कंक्लूड किए हैं और अभी तक कस्टमर से परमिशन नहीं लिए कि शेयर करें, बट आई कैन टेल यू यू नो इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स, बट अभी मैं लिबर्टी मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है कि हम कस्टमर शेयर करें। गणपति सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मयूरेश, आप सुन रहे होंगे गोकुलदास के मैनेजमेंट को, अभी हम इस सेक्टर पर बात कर रहे थे, कोई एडिशनल व्यू आपका? ये दो चीजें जो ऐड करना चाहता हूँ, एक आई थिंक जो एक्विजिशन है इनके हेडक्वार्टर्स दुबई में है, तो एक फेवरेबल टैक्स बेस बनता है इनको, एंड दैट इज व्हाई जो ईपीएस की ये बात कर रहे हैं डे 1 से या ईयर 1 से जो एक्रेटिव होगा इज बेस्ड ऑन दिस प्रीमाइस। दूसरा आई थिंक जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है, ऑब्वियसली आई थिंक वी विल साइन एफटीएस विद अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज गोइंग फॉरवर्ड, बट जो एग्जिस्टिंग राउट्स रहते हैं यहाँ से जो आई थिंक एक बेनिफिट मिलता है लोअर कॉस्ट का, आई थिंक दैट इज व्हाट द अक्वायरर कंपनी, जिस ये कंपनी को जो टेक ओवर कर रहे हैं, इनके पास क्लियर इनके बेनिफिट्स हैं जो क्लियरली बॉटम लाइन पे दिख रहे हैं। इनका क्लाइंट बेस काफी डिवर्सिफाइड है यूएस और यूयू में भी, जो एक अच्छा खासा बेस दे सकता है गोकुलदास को इन टर्म्स ऑफ एडिशनल क्लाइंटेल, और एक अच्छी खासी स्पेस मिलती है इन टर्म्स ऑफ पुशिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स एज वेल। मुझे लगता है वैल्यू एक्रेटिव डील है, एंड दैट शुड स्टार्ट प्लेइंग आउट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इट्स। ओके, अच्छा चलिए, बात हुई गोकुलदास की, लेकिन ये अब जो लक्ष्मण जी अपडेट दे रहे थे तो उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है कि जो कीमत की कटौती की बात हो रही थी कि कितनी रसोई गैस की कीमत कम होगी, 200 रुपये पर सिलेंडर तक। ध्यान रखिए, अगर 1000 रुपये की कीमत है, मैं 1000 रुपये बोला था ना उन्होंने, तो 1000 रुपये में 200 रुपये मतलब अच्छा खासा सब्सिडाइज जो सिलेंडर वो 1003 के आसपास का है, तो आपको 800 में सिलेंडर मिल जाएगा अगर आप वो सब्सिडी ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो खैर ये इंटरेस्टिंग है, जो आज शाम तक शायद फैसला होगा। और ये लक्ष्मण जी ने अभी भी हमको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या इसका एक मार्केट इम्पैक्ट भी है या पता नहीं, लेकिन खैर बैंक निफ्टी डे लो पर आया। बैंक निफ्टी इनफैक्ट रेड में स्लिप हुआ था, फिर निफ्टी का भी एक इम्पैक्ट है यहाँ पर, और निफ्टी भी करीब करीब डे लो पर है इस समय, 19,325 पर आया आज। लेकिन निफ्टी को परेशान कर रहा है रिलायंस का काफ़ी बड़ा ड्रैग है आज मार्केट के ऊपर। और अब जो कुछ स्टॉक्स जुड़ रहे हैं लोज बनाने में इंट्राडे में, उसमें HUL, कोटक और इन्फोसिस ये भी शामिल है। वीरू? जी HUL आपकी स्क्रीन पे, इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है अनुज, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। एक बार जब निफ्टी डे लो पे है ही, तो दो इंडेक्स हैवी वेट्स पे एक आउटलुक लेते हैं अनुज, और रिलायंस आपकी स्क्रीन पे आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त डे लो पर, और यहाँ पर बोथ मतलब करंट मंथ फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स पे शॉर्टिंग हुई है। रिलायंस में इतना बड़ा ब्रेकडाउन पिछले काफ़ी समय में हमने नहीं देखा। मानस, आपका व्यू क्या है? कल मैंने आपसे एक व्यू लिया था इस पर, कल 50 डेमा प्रोटेक्टेड था, लेकिन आज एक फ्लैग का ब्रेकडाउन प्लस 50 डेमा का ब्रेकडाउन। आपका व्यू क्या बन रहा है, कहाँ संभलेगा ये स्टॉक? और एक गैप परसिस्ट कर रहा है 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में, उस पर आपका व्यू? तो देखिए, अगर हम रिलायंस की बात करें तो अब रिलायंस कहीं ना कहीं चार्ट्स पे अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो वीक लग रहा है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, और अगर अब ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला जो कि 2400 के आसपास है, तो कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2350 है वो बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो आप खरीदारी कर सकते हैं, बट अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, केवल ट्रेडिंग का आइडिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप थोड़ा लंबा समय, अगर आप 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए आपने ऑलरेडी रिलायंस में निवेश किया हुआ है, तो मेरी राय में तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ओके, तो ये रिलायंस के लिए एक क्लियर व्यू आता हुआ। और याद रहे कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात होती है इस मंच पर, आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि नेटवर्क 18 का ये चैनल हिस्सा है और इस कंपनी का स्वामित्व प्रबंधन RIL के हाथ में, तो वो आपके लिए डिस्क्लोजर हमारी तरफ से। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहां पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। JSW एनर्जी, जहां पर हमने देखा था रिसेंटली काफ़ी इंटरेस्ट आया था बड़े निवेशकों की तरफ से, 3% ऊपर भाग चुका है। थायरोकेयर में कुछ खरीदारी इस घंटे आती हुई, और ट्रेंट एक और पॉकेट है जहां पर तेजी की पोजीशंस इस समय बन रही है। लेकिन एक क्षेत्र जहां पर भरपूर तेजी देखने को मिली है वो है केमिकल स्टॉक्स। आप कोई भी केमिकल कंपनी उठा लेंगे, वहां पर आज आपको नजर आएगा कि अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन भी देखने को मिला है। तो अचानक मार्केट की नजर इस केमिकल स्पेस पर क्यों आ रही है, क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, क्या चल रहा है? यतन हमारे साथ हैं इसके अपडेट के साथ। यतन, गुड आफ्टरनून गाइज। और अगर हम बात करें केमिकल कंपनीज की, तो हमने देखा है पिछले 1-2 क्वार्टर से प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, स्पेशली जो एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं
वहाँ से आप देख रहे हैं यूरोप, चाइना, सब जगह से आपको डंपिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम स्टार्ट करें फिनॉल और एसीटोन से, जो दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज बनाती है, यहाँ आपको दामों में इजाफा दिखेगा लगभग 6% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा एसिटिक एसिड के दाम जो 57 रुपये किलो तक चले गए थे, अब वो 72 रुपये के आसपास पर केजी बेसिस पे आते हुए नजर पड़े हैं। और ये जो बेस केमिकल्स हैं, इनमें हम लोग जो इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, इससे काफ़ी सारी कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि दीपक नाइट्राइट, जुबिलेंट इंग्रेवा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जीएनएफसी जैसी कंपनीज जो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं या ये प्रोडक्ट्स से दूसरे डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाती हैं, जहां हमने प्राइसिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बेस केमिकल्स की बात करें जैसे सोडा ऐश, तो यहाँ भी हमने देखा है कि चाइना में जो तिब्बत इलाका है, यहाँ काफ़ी सारी सोडा ऐश की कंपनियों में मेंटेनेंस शटडाउन है, और क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत बढ़ गए हैं तो ऐसे भी काफ़ी सारे लेबर शॉर्टेजेस वहाँ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसके कारण जो लाइट सोडा ऐश प्राइसेस है चाइना में, वो 285 रुपये डॉलर से बढ़ के लगभग 350 रुपये प्रति टन के हिसाब से हो गए हैं डॉलर बेसिस पे। तो बहुत ज़्यादा आपको सोडा ऐश की कीमतों में उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और टाटा केमिकल्स और डीसीडब्ल्यू जैसे काउंटर्स में भी आपको तेज़ रुझान दिखने को मिल रहा है काफ़ी दिनों से। तो ये जो है बीएनके और आईडीबीआई कैपिटल के हिसाब से काफ़ी सारे प्राइसेस चेंजेस हुए हैं, और शॉर्ट टर्म में लग रहा है इनको कि बॉटम बन चुका है। दूसरी केमिकल कंपनी जहां इन्वेस्टेक का इनिशिएटिंग कवरेज नोट आया है, वो है गुजरात फ्लोरोकेम। टारगेट इन्होंने रखा है 3450 रुपये, और यहाँ भी इनको लगता है ये स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर 26% से अपनी अर्निंग्स ग्रो कर सकता है। तो जो कंसर्न्स थे स्ट्रीट के कि प्राइसिंग बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि अब एक बाउंस बैक आया है डबल डिजिट्स में ऑन एन एवरेज, तो फिर से एक बार आपको केमिकल स्टॉक्स उछलते हुए आज के सत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। आज सुबह से केमिकल स्टॉक्स हमने पिक भी किए, काफ़ी सुबह ही लग गया था कि कुछ ना कुछ मूव आ रहा है। वो यूपीएल से शुरुआत हुई, उसके बाद एक के बाद एक सारे केमिकल स्टॉक्स में रैली आई। दीपक नाइट्राइट F&O का टॉप गेनर अभी भी बना हुआ है यहाँ पर। मानस, सुबह से हमने काफ़ी स्टॉक्स पिक किए हैं इस सेगमेंट में, अब स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट किसका है? तो देखिए, बहुत डिफिकल्ट है एक स्टॉक चूज करना है इस स्पेस में, क्योंकि बहुत सारे चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर एक स्टॉक पे नजर है जहां पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स है, तो वो दीपक नाइट्राइट का है, जहां पर स्टॉक ने 2100 रुपए का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। जितने पॉइंट मूविंग एवरेज हैं उसके ऊपर है, तो काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। और पैटर्न को देख के लग रहा है कि करंट लेवल से भी 100 रुपए का वो 2250 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 2250 के टारगेट सेट करिए पोजिशनल बेसिस पे। ओके, तो देखिए दीपक नाइट्रेट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये पूरा पैक है जहां पर हमने देखा है भरपूर तेजी बनती दिखाई दी। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करेंगे कुछ ही देर में। इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो हल्का सा नेगेटिव हो चला है, अब 10 पॉइंट नीचे। अब आप कह सकते हैं इसका पूरा कनेक्शन फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी से है, लेकिन 3 बजे इसको रिविजिट करेंगे कि क्या रुझान बनता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ और फिसल रहा है निफ्टी बैंक, या फिर यहां से कुछ रिवर्सल आता है। फिलहाल 10 पॉइंट नीचे। अच्छा, मार्केट में एक चीज है जो हम सब से काफी हम सब की जिंदगी पर असर बनाती है, स्पेशली जब आप किसी जानकार को फॉलो करते हैं और उनकी राय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर सेबी की तरफ से एक बड़ी पहल होती हुई दिखाई देगी। सेबी से रजिस्ट्रेशन लेकर निवेशकों को राय देने वाले एनालिस्ट के लिए एक राहत की खबर आ रही है। रजिस्टर्ड एनालिस्ट के नाम पर हम देख रहे हैं कई फर्जी प्रोफाइल बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई दफा गाबा साहब ने इस मंच पर कहा है कि देखिए मेरा सिर्फ यही आईडी है, यही मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है, दूसरे लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं, आपको कोई राय दे रहे हैं, वो फर्जी प्रोफाइल है। और उन फर्जी प्रोफाइल्स पर कई सारे लोग पैसे भी वसूल लेते हैं। अब इस पर ढेर सारी शिकायतें रेगुलेटर सेबी के पास गई और सेबी ने एक बड़ा एक्शन लेने का तय किया है। अब पेमेंट का तौर तरीका यहां पर बदलता हुआ दिखाई देगा। अनुज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि गावा साहब हो, मानस हो, हमारे सारे इस मंच पर जो कई सारे जानकार जो बहुत ही संभली हुई और रिसर्च कॉल देते हैं, उनको कई लोग कॉपी करते हैं और उनके नाम पे पैसे भी बटोर लेते हैं। हर्षदा, इसमें क्या है ना, और खास तौर से हमारे देश में ना, मैं एक चीज कहूंगा, अभी खैर ये बहुत जल्दी ये सब भी बंद हो जाएगा, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ना वो वैल्यू नहीं है जो बाकी देशों में होती है। बाकी देशों में तो अगर आप इस तरह के काम करेंगे ना, तो आपको इतना बड़ा वो स्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी निकालने में 10 मिनट लगेंगे फ्रैंकली। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में
कोई छुपा नहीं है। मेरे खुद के 3-4 फेक प्रोफाइल क्रिएट हुए थे जो मैंने बंद करवाए थे, ठीक है। इसमें होता क्या है, क्योंकि और ये बहुत स्मार्टली करते हैं, जैसे अगर अनुज सिंगल है तो एल उसमें कैपिटल की जगह आई यूज कर लिया, जैसे गाबा जी के नाम में एक एच और ऐड कर दिया, मानस के नाम में सपोज करिए कुछ आई की जगह कुछ और ई लगा दिया मान लो, तो वो नॉर्मल एक जो फोटो वही लगाएंगे, वो उससे उठा के फोटो वही फोटो लगाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही मिरर कर देंगे वेबसाइट। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। और इसमें एक्चुअली ये वीकेंड पे ही आई थी, वो इन्फ्लुएंसर्स वाले उसमें रह गई थी, हमारी ओवरसाइट थी। तो अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि नहीं, इसमें ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसमें हो क्या रहा है, फिर सेबी ने जो एक इंटरेस्टिंग कंसल्टेशन पेपर है, और अगर ये इंप्लीमेंट होगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें अब क्या कर रही है सेबी की, एक आपका जो पेमेंट सिस्टम है इसी में बदलाव करने की एक सजेशन है। होगा क्या, अब अगर ये कंसल्टेशन पेपर एक्चुअल लॉ में बदल गया तो सेबी की ही एक वेबसाइट होगी जिस पर सारे के सारे रजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स हैं वो रजिस्टर होंगे, और वो उसके बाद वहीं से एक पेमेंट लिंक जनरेट होगा। तो आपको जो भी पेमेंट करनी है, फिर अगर आपको इवन मानस को पेमेंट करनी है या गाबा सर को पेमेंट करनी है, तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मुझे इस यूपीआई आईडी पर भेज दीजिए या फिर ये यूज़ कर लीजिए। एक सेबी की उस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर एक फीस राउटिंग टैब होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, जो आपको एक फीस कलेक्शन पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। वो किसी का भी हो सकता है, वो ऑब्वियसली सेबी ने कुछ ना कुछ वो रिसर्च करी होगी, उसमें एक वैलिडेशन होगा, और उसके बाद वो वैलिडेशन जो है वो ऑब्वियसली जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उनके हिसाब से ही होगा, उनका एक लिंक जनरेट होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, डेबिट कार्ड यूज़ करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें, यूपीआई यूज़ करें, कोई भी पेमेंट मोड यूज़ करें, और वो पेमेंट फिर जाएगी रजिस्टर्ड सेबी के जो जितने भी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं उनको, ये रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो हैं। तो इससे क्या होगा, कल को अगर किसी ने एक फर्जी प्रोफाइल बना लिया, अब इसमें एक चीज़ ही करनी होगी सेबी को, जब भी ये एप्लीकेबल होगा, एक काफ़ी इसमें मुहिम चलानी होगी लोगों को ये बताने के लिए कि आप फिर उसके बाद किसी को डायरेक्टली पे ना करें। उसके बाद पेमेंट का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यही होगा, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। अब इसमें ये पता नहीं मुझे कि इसमें जो ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा तो है कि आपका जो फर्जी प्रोफाइल बन रहे थे वो बंद होंगे, लेकिन क्या जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स वगैरह थे, क्या उसमें कमी आएगी? कुछ लोग जो प्रेफर करते होंगे कि हम डायरेक्टली पे कर देंगे, क्या ये एक मामला आएगा या नहीं आएगा? ये खैर मेरे ख्याल से इरिटेंट होगा या नहीं होगा ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं काम करते हैं गाबा सर और मानस दोनों से पूछ लेते हैं। गाबा सर, आपके हिसाब से ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? आई थिंक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। अगर क्लाइंट्स ना भी बढ़े तो भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कम भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रांड इक्विटी है वो खराब नहीं होगा। जो हमारे नाम पे कॉल्स जाते हैं फेक, वो बहुत खराब करता है, वो डैमेज करता है, इंडस्ट्री को डैमेज करता है, इन्वेस्टर्स को डैमेज करता है, हमको डैमेज करता है। हम तो लास्ट में आते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को डैमेज जाते हैं जो कि फर्जी कॉल जाते हैं हमारे नाम। मैं बताता हूँ, मई एंड तक मेरे 499 साइट्स थे, टेलीग्राम ग्रुप्स थे, जो कि मैंने ब्लॉक करवाई है। 499 इज अ लार्ज नंबर इन जस्ट अप्रैल एंड मई। तो ये आई थिंक इज अ बिग गेम चेंजर। मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है बड़े या कम हुए या कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो जाए, बस वही एक बड़ी बात है। गाबा सर, समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र को कुछ फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली, ये कहते हैं। तो मानस से पूछते हैं, मानस आपका क्या व्यू होगा इस पर? अनुज जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को ऐसा पता लगा कि टेलीग्राम पे कोई चैनल है जिसके सब्सक्राइबर मेरे एक्चुअल टेलीग्राम चैनल से ज्यादा है, और काफी फीस भी वहां पर लोगों ने ली है। तो डेफिनेटली ये सब रुकेगा, ये जो सिस्टम बनेगा पेमेंट का, इससे काफी फर्क पड़ेगा। देखिए कोई नई चीज शुरू होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, शायद हम लोग को तकलीफ भी होगी शायद थोड़ी, क्योंकि जितना इजी सिस्टम था कि एक फोन नंबर पे यूपीआई आईडी पे हम लोग पेमेंट ले लेते थे, शायद उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। लेकिन जब ये एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जब 6-8 महीने निकल जाएंगे, तब शायद हम लोग को इसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा, क्योंकि जो फेक प्रोफाइल वाले जो फीस लोग ले रहे थे वो जब बंद हो जाएंगे तो शायद मेरे रेवेन्यू में भी फर्क पड़ेगा, वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो एंड ऑफ द डे आई थिंक ये एक अच्छा सिस्टम है, शायद इससे आने वाले समय में हम लोग सबको फायदा मिलेगा। मानस, अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपको ही होगा, यकीन मानिए। जो फर्जी आईडी पे क्लाइंट्स थे ना, वो भी अब आपकी तरफ ही आएंगे ना, ओरिजिनल पे आएंगे ना, ये भी तो अच्छी बात है। खैर, मीनवाइल मैं इसका एक इम्पैक्ट भी होता है। हाँ, मैं इस बीच कैबिनेट ने कीमतें घटाने की मंजूरी दी है। एलपी सिलेंडर की कीमतें जो हैं वो 200 रुपये घटी हैं, 200 रुपये प्रति सिलेंडर। तो अभी कुछ देर पहले लगभग 2-2:15 बजे के आसपास सीएनबीसी आवाज़ ने जो क्रैक की थी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, वो अब उसकी पुष्टि हो गई है। उज्ज्वला स्कीम में एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। मीनवाइल
हायर लेवल से HPCL थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, लेकिन बहुत तर्कसंगत डिप आया, कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल डिप नहीं आया, 264-65। लेकिन मानस एक और चीज़ है, ये खबर जो हम इनफैक्ट लक्ष्मण जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी जो बताई हुई खबर थी उस पर पुष्टि हो चुकी है, और जो अनुज ने प्रश्न किया था वो काफ़ी क्रिटिकल है। इसमें इस आई थिंक प्राइस कट को कैसे हस्तांतरित किया जाएगा, क्या कंपनी बियर करेंगी, सरकार कितना बियर करेंगी, इसके कुछ फार्मूले के बारे में आपको पता लगा है? बिल्कुल, दरअसल अभी इस फॉर्मूले को वैसे तो सरकार ने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन मुझे सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार सिर्फ और सिर्फ उज्ज्वला स्कीम वाले LPG सिलेंडर पर दाम घटा रही है। दाम घटा रही है या फिर ये कहें कि अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। अभी उज्ज्वला स्कीम के तहत प्रति सिलेंडर सरकार 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है। अब 200 रुपये और अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया है, यानी उज्ज्वला स्कीम के जो लाभार्थी हैं उनको अब 200 रुपये सस्ता में LPG सिलेंडर मिल सकेगा पहले के मुकाबले। तो ये जो 200 रुपये है वो सब्सिडी है। फिर से साफ कर दूं कि 200 रुपये जो सरकार LPG सिलेंडर के दाम घटा रही है वो सब्सिडी के तौर पर होगी, और सरकार ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये सब्सिडी देगी। इसका वहन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का नहीं करना पड़ेगा। ये अब तक जो जानकारी मुझे मिली है, चूंकि अतिरिक्त सब्सिडी है, उज्ज्वला स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी है, ये हम आप या फिर जो लोग आम लोग हैं जो उज्ज्वला स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनको जो सिलेंडर मिलता है उसके दाम पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसके दाम में कटौती नहीं की गई है। ये सिर्फ उज्ज्वला स्कीम जो मध्यम या फिर निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो LPG सिलेंडर था उसके दाम घटाए गए हैं। बता दूं कि जो सब्सिडी वाले सिलेंडर होते हैं उसके मुंबई में दाम 1002 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर है, दिल्ली में 1003 रुपये प्रति सिलेंडर है। जो बगैर सब्सिडी वाले हैं वो जो है 1102 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर है मुंबई में, और दिल्ली में 1103 रुपये प्रति सिलेंडर है। तो ये फॉर्मूला है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान का इंतजार है। 3:30 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो हो सकता है कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया जाए। ओके लक्ष्मण जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं आप, और इसका मतलब एक्चुअली वो जो IOC और BPCL वगैरह में गिरावट आई उसका कोई मतलब भी नहीं था आने का, क्योंकि उनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ये एक बहुत लिमिटेड सेट पर इम्पैक्ट आ रहा है, और वो भी पूरा का पूरा सब्सिडी के जरिए होगा। लक्ष्मण जी, हर्षिता बता रही है करीब 10 करोड़ लाभार्थी हैं इसके उज्ज्वला स्कीम के। आपके पास कोई नंबर है कंफर्म करने के लिए? लाभार्थी 10 करोड़ हैं। नंबर नहीं, इस पे अगर एक जो सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है आपके ध्यान में भी हो कि इससे सरकारी खजाने पे कितना बोझ पड़ेगा। तो करीब 7,500 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने पर इसका बोझ पड़ने वाला है, ये माना जा रहा है, अनुमान है। ये 9.59 करोड़ जो लोग हैं वो LPG उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं। 9.59 करोड़ या तकरीबन 10 करोड़, आप सही कह रहे थे, ये जो है उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं, उनको इसका फायदा दिया जाएगा। और फिर से दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए, ये अतिरिक्त सब्सिडी है, उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों के लिए है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ, तो ये इनफैक्ट पते की बात, और उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ आना शुरू हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर इसका सीधा कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये सब्सिडी है उज्ज्वला स्कीम वाले लोगों के लिए, तो वहां पर अगर आप उज्ज्वला स्कीम के जरिए सिलेंडर ले रहे थे तो कुछ और राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और जो नंबर है वो साफ है, करीब 9.59 या फिर 9.6 करोड़ लोगों को ये उज्ज्वला स्कीम का फायदा इस समय सरकार दे रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और कोई डिटेल्स होंगे इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए, और क्या इस स्कीम को आगे, इस सब्सिडी को या फिर इस राहत को उज्ज्वला स्कीम के आगे भी सरकार बाकी जनता को देना चाहती है या नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो शायद बाजार देखना चाहेगा। BPCL, HPCL, IOC, फटाफट से प्रशांत अगर एक व्यू दे सके, क्योंकि ये तो एक राहत की खबर है। एनकाउंटर्स में ऊपरी लेवल से जो दबाव आया था उससे कुछ चीज मिलना चाहिए। तो हर्षा जी, इसमें साल की शुरुआत से ही जिस स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो होगा IOC, और इसकी वजह है कि यहाँ पे 2G और 3G इथेनॉल तीनों के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। डेफिनेटली गुड डिविडेंड पेयर करीबन 92 के रेंज में चल रहा है। अभी भी कोई खरीदना चाहे तो 88 के स्टॉप लॉस से खरीद सकता है और होल्ड कर सकता है फॉर टारगेट्स अराउंड 100। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये एक एक्यूमुलेशन का लेवल है जहां आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकते हैं। रहेंगी इस पूरे पैक पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। चलिए, इस बीच श्रीकांत और स्वाति होतकर दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत नमस्कार, बताइए आपका इस घंटे का ट्रेड क्या रहेगा? Yes, good afternoon.
तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी बनी है और कई सारे स्टॉक्स में हम इनफैक्ट आज अच्छी खासी एक्टिविटी देख रहे हैं, बट ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स है वहां पे मोमेंटम थोड़ा सा डल है। मेटल स्टॉक्स में ऑफ लेट हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील सभी में एक्टिविटी है, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर एक्टिविटी बन सकती है तो टाटा स्टील, यहाँ पे हमें लगता है कि ये जो 119 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे वापस 123 से 124 के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से टाटा स्टील को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख सकते हैं क्लोज टू 117। ओके, टाटा स्टील यानी मेटल्स पे आप लोग का काफ़ी फोकस है। जीएसपीएल मानस ने पिक किया था और अब आप टाटा स्टील पिक करते हुए, और प्रशांत जी ने अगर आप देखें टाटा स्टील पे दाव भी खेला था मेरे ख्याल से 119.25 पे आके ट्रेड करता हुआ। स्वाति, गुड आफ्टरनून। स्वाति, आपका कन्विक्शन ट्रेड? यस, गुड आफ्टरनून वीरू जी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला वन मेरा है मनन बियरिंग, ये 142.50 के रेंज में चल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो इसमें एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट दिया है आज विद डिसेंट वॉल्यूम। ऐसे मार्केट में भी उसने अपनी स्ट्रेंथ काफी बरकरार रखी है, तो करंट लेवल पे आप बाई कीजिएगा। 142 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अपसाइड में आई बिलीव इसमें काफी सारी पोटेंशियल है 155 के लेवल्स तक टच करने की, तो करंट लेवल पे आप बाई कीजिएगा मनन बियरिंग। इमीडिएट स्टॉप लॉस रखिएगा 138 का फॉर अ टारगेट ऑफ 155 160 के लेवल्स के लिए। सेकंड बाय कॉल मेरा हेवल्स पे है। हेवल्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छा ट्रेल हो रहा है। 50 100 200 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है, हाई टॉप्स है बॉटम फॉर्मेशंस में। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे, लाइन चार्ट्स में, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस में बन चुका है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट लेवल पे हेवल्स बाय कीजिएगा। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल 1380 1400 के लेवल्स टेस्ट करने की विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1300 आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। ओके, चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट हो गया आज जिसको शुरू करने में। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन प्रशांत से ले रहे हैं। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, मैं अगर ट्रेंड की तरफ देखूं तो एक अच्छी डिप आई है और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर के महीने में करीबन 100 से 110 पॉइंट की मूव, मतलब मैं अंडरलाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 2160 2150 के ऊपर जाए। इसकी जो 2040 स्ट्राइक प्राइस सितंबर महीने की कॉल है वो करीबन 80-82 के जोन में चल रही है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 60 के जस्ट नीचे 59 पे। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 115 का। ओके, तो ट्रेंड में एक अपॉर्चुनिटी 2040 का कॉल लेकर चले और 115 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। श्रीकांत, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षिता जी देखिए मुझे लग रहा है कि बीएचईएल यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। कई दिनों से इसमें मल्टीपल हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज फॉर्म होते हुए हमने देखा है। साथ ही साथ वीकली और मंथली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी का फॉर्मेशन है एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 113 के लेवल्स को स्टॉक ने क्रॉस किया है। ये ब्रेकआउट के बाद ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है, प्राइस एक्शन भी है। तो करंट लेवल से अगर बीएचईएल अगर लॉन्ग करते हैं 113 114 के रेंज में, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 120 से लेकर 125 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में रजिस्टर कर सकता है। तो करंट लेवल से बीएचईएल को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे एट 111। अच्छा, 111 ये यानी श्रीकांत जी आप कैश में कॉल ये दे रहे हैं ना, क्योंकि ये डेरिवेटिव बैन में है, याद रखिएगा। स्टॉप लॉस स्पॉट के है ना? एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है, बट यस मुझे लगता है कि इसे कैश में लेना चाहिए बिकॉज ओवरऑल फॉर्मेशन मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके ओके, याद रखिएगा डेरिवेटिव नहीं, इट्स अ कैश कॉल 113.55 पे, और ये है श्रीकांत जी का व्यू। चलते हैं अगले ट्रेड के लिए। आज का चार्ट का चमत्कार मानस जी के पास। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरती इंडस्ट्रीज ने एक तरह का डबल बॉटम कह सकते हैं, या तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है 450 के आसपास, और आज तो 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में रिगेन हो गए, वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं। तो आई थिंक स्टॉक ने बॉटम तो बना लिया है और अब यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है 469 के स्टॉप लॉस से। 500 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। 480 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मैं सितंबर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 29 रुपीज के टारगेट लगाइए। ओके, चलिए फिर ये हो गए आपके चार्ट का चमत्कार, और अब
चलते हैं मयूरेश के पास और मिड कैप फंडा जान लेते हैं। मयूरेश बताइए। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमें काफी अच्छा लग रहा है मार्केट स्पिट में। दो तीन रीजंस। एक, आई थिंक जो सेल्स हुई है 2.25 मिलियन स्क्वायर फीट की काफी ठीक ठाक हुई है। जो बुकिंग वैल्यू इन्होंने कलेक्ट की है 2250 करोड़, जो कस्टमर कलेक्शन हुए 1950 करोड़ आर वेरी वेरी रीजनेबल फॉर द मार्केट्स दैट दे आर सर्विंग इन। 4 नए प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए ऑफ ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन स्क्वायर फीट। तो जितनी आई थिंक इनके पास एक एसेट लाइट मॉडल की कैपेसिटीज है और जैसे ही एक्सपैंड कर रहे हैं, जितनी डिलीवरीज की एक्सपेक्टेशंस है, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है अनुज FY24 के लिए 12.50 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर करेंगे ये वर्ष के लिए, कंपेयर टू 10.50 मिलियन स्क्वायर फीट जो पिछले वर्ष के लिए किया था, यानी 2 मिलियन स्क्वायर फीट ज्यादा। इसका आई थिंक तो ट्रांसलेशन होता है, ये ऑब्वियसली बुकिंग वैल्यू में होती है। इनका गाइडेंस 14,000 करोड़ की बुकिंग वैल्यू का है कंपेयर टू 12,200 करोड़ था इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ। और जो कैश कलेक्शंस होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग के लिए रियल एस्टेट कंपनीज की, ये 10,000 करोड़ की फिगर देख रहे हैं कंपेयर टू 9,000 करोड़ इन द ईयर गॉन बाय। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं। जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स दैट विल पिक अप स्टीम, एसेट लाइट मॉडल की वजह से डेट ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं बुक्स पे। और अगर ये टारगेट्स अचीव करते हैं तो मुझे लगता है जितनी करेक्शन इस स्टॉक में हुई है, जो एक साइडवेज फेस से गुजरा है, आई थिंक रिस्पाइट इन रियल एस्टेट इज बैक एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज बिकम्स वन ऑफ द की प्लेयर्स। 1900 का लक्ष्य देख रहे हैं हम ये स्टॉक के लिए विद अ पोजीशन इन व्यू, विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1555। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है। मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मिड कैप फंडा ट्रेड। मैं फटाफट से सारे ट्रेड्स रैप कर देती हूँ तो हमारे जानकारों ने दिए हैं। शुरुआत हमने की ट्रेंड के साथ, जहां पर 2040 का कॉल लेने की सलाह है प्रशांत की। सस्ता ऑप्शन में 115 का टारगेट इनका है, 59 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। फिर भेल पर नजरें गई हैं श्रीकांत चौहान की, 120 और 125 का टारगेट और 111 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगला ट्रेड जो आया वो मानस की तरफ से आया। आरती इंडस्ट्रीज में 4% की तेजी है, 500 का टारगेट आप रखेंगे अगर आप तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 469 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज जो मयूरेश जोशी की पसंद है, 1900 का टारगेट, 1555 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए, इस मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक एक पॉइंट के डाउन टिक के साथ, निफ्टी 50 खुद 19,323 पर और मिड कैप्स का 100 पॉइंट का तेजी का रन अब भी कायम है। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइस में आज डिटेल में बातचीत होगी कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शिनॉय से। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शिनॉय। उनसे बात करते हैं मार्केट्स पर और कुछ स्टॉक्स पर। दीपक, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जो कल रिलायंस की AGM हुई उस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग थोड़े से निराश थे शायद कि एक स्पेसिफिक रोड मैप दिया नहीं। हालांकि उन्होंने एक सक्सेशन प्लानिंग क्लियरली अनाउंस कर दी है, लेकिन एक क्लियर कट शायद डीमर्जर का प्लान नहीं था या फिर वो फंड रेजिंग का और स्पेसिफाई नहीं किया। आपका क्या व्यू था AGM के बाद? थैंक्स अनुज जी। और आई थिंक पहले ये बता दें, हम रिलायंस ओन करते हैं तो एक तरह से हम भी बायस्ड ही हैं, लेकिन आई थिंक इस एटलीस्ट मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ खास आएगा डीमर्जर के बारे में। अभी टाइम नहीं है एक्चुअली। उनको एक्चुअली सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस बिजनेस के लिए। आई थिंक रिलायंस रिटेल में काफी क्लियर है और बाकी में भी आई थिंक क्लैरिटी आने लगी है, बट अभी आई थिंक और थोड़ा टाइम है। आई वॉज थिंकिंग 2-3 years और रहेंगे इसके डीमर्जर के लिए। अभी जियो फाइनेंशियल्स का डीमर्जर हुआ है और आई थिंक अगर और डीमर्जर होगा तो आई थिंक इट विल ओनली बी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बिजनेसेस में उन्होंने जो बताया आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग ये था कि वो जिनके प्लान्स थे उनके सोलार के हिसाब से, और जो वो AI के बारे में बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स इट्स वेरी अर्ली, लेकिन जो नंबर्स उन्होंने डाले वो काफी बड़े नंबर्स हैं। 2 gigawatts जस्ट फॉर AI लेवल प्रोसेसिंग। और उन्होंने जो नंबर्स बताए, उन्होंने जो जैसे रिलायंस रिटेल के बारे में, या फिर उन्होंने जो जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बोला कि इंश्योरेंस बिजनेस में स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये जो अनाउंसमेंट थी वो छोटी सी थी। एक्चुअली बिजनेस अभी आया नहीं है, ना कुछ AI का आया है, ना या फिर जियो फाइनेंशियल्स में भी कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कि किस तरह के बिजनेसेस, किस तरह का स्कोप है, स्केल है। अभी आई थिंक हम पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में कि डीमर्जर होगा और ये बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली लिस्ट होगी।
लेकिन आई थिंक इस साल में आई थिंक एजीएम में कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं बताया. द अदर बिजनेस प्लान्स आर मोर इंटरेस्टिंग. दूसरे बिजनेस प्लान ज्यादा इंटरेस्टिंग है. दीपक, गुड आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस. आई बिलीव आप अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये कल हुई है या आज है? परसों एक्चुअली सैटरडे. इट वाज 26th of August. Okay, congratulations and it's been 9 years of Capital Mind. हाँ नहीं, आपने सिर्फ एनिवर्सरी बोला. मैंने कहा कि 9 तो नहीं होंगे. कैपिटल माइंड की 9th एनिवर्सरी. अच्छा दीपक, मैं आपसे एक तो जियो फाइनेंशियल पर एक सवाल है अनुज के प्रश्न के पीछे. स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और लगातार वो लो सर्किट्स पर था क्योंकि वो टेक्निकल सेलिंग आ रही थी इंडेक्स फंड्स की तरफ से. क्या वो पूरी हो चुकी है? क्या अंदाजा लग रहा है? और इस समय क्या कुछ विजिबिलिटी के लिहाज से, कंसिडरिंग आपका भी पैसा उधर पार्क्ड है, आप किस पर बैंक करेंगे? क्या वो इंश्योरेंस बिजनेस होगा या फिर जो इन्होंने बड़े प्लेयर्स के साथ टाई अप किया हुआ है एएमसी बिजनेस को लेकर, वो ज्यादा ड्राइव करने वाला है? एक्चुअली नन ऑफ दीज. ये सच बताऊं तो एक्चुअली इसमें एक ही बिजनेस है जिसमें आप वैल्यूएशन इतना दे सकते हो उस बिजनेस को, और वो है लेंडिंग. अगर ये फाइनेंस कंपनी रिलायंस के जो रिटेल के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनको लेंड करती हैं और इनके पास इनके कैश फ्लो के बारे में काफी डीप नॉलेज है. इन्होंने इनफैक्ट सॉफ्टवेयर भी लगाया है काफी रिटेलर्स के पास कि जिससे वो इन्वेंट्री अपना ट्रैक कर सके या फिर अपने सेल्स का और पीओएस सॉफ्टवेयर बना सके. इससे उनके जो एनपीए कंट्रोल है, क्रेडिट कंट्रोल, वो बहुत डीप जा सकता है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज जिनके पास ऐसा डेटा आसानी से नहीं मिलेगा उनको, इस तरह का डेटा. तो अगर जब और ये जियो फाइनेंशियल्स जब अपना लेंडिंग बिजनेस स्टार्ट करेगी, इट इज देन दैट आई थिंक द रियल वैल्यूएशन विल कम. क्योंकि अगर जो अभी देखें तो रफली 4 times बुक है, और अगर बुक वैल्यू को आप रिलायंस के शेयर ओनरशिप के हिसाब से देखें, जियो फाइनेंशियल्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6% के शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू 1,10,1,20,000 करोड़ के से ज्यादा है. तो उस हिसाब से देखें तो शायद करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन उस वैल्यूएशन से कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को यूजुअली वैल्यू नहीं करता है. यूजुअली डिस्काउंट देते हैं 40-50% का अगर आप होल्डिंग कंपनी हो गए तो. मेन चीज है कि अगर आप लैंडिंग बिजनेस स्टार्ट करो, इसमें आप 2 लाख 3 लाख करोड़ का बुक आप सेटअप करो, तो तब आपकी वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ हो सकती है. और जब तक वो नहीं आएगा, आई थिंक इंश्योरेंस और एएमसी बिजनेस से जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा. हमें लॉन्ग टर्म ही देखना है इसमें. आई थिंक शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं आएगा. इंडेक्स फंड की जो सेलिंग है वो आई थिंक अभी थोड़ी सी बाकी है और आएगी. अब सितंबर 1 के बाद ही पता चलेगा कितनी सेलिंग है. बट आई थिंक काफी डील्स हो चुके हैं लास्ट फ्यू डेज में, क्योंकि ये डील के हिसाब से ही होगा, क्योंकि इतनी वॉल्यूम है, करीबन 5,000 करोड़ का वॉल्यूम है. तो ये डील्स के हिसाब से ही होगा और सितंबर 1 को शायद इनकी सेलिंग मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी. ओके दीपक जी का ये व्यू था जियो फाइनेंशियल्स पे, साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे. और एक निजी राय कृपया इसमें ज़रूर इंक्लूड करें. इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो एक निजी व्यू ज़रूर रखें. अच्छा दीपक जी, ब्रॉडर मार्केट्स पे आपका व्यू क्या है? मतलब अप्रैल मई जून में एफआईज फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और करीब मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से करीब 0.76 ट्रिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए आए. लेकिन इस वक्त ग्लोबल पोजीशनिंग है, स्पेशली यूएस में रेट हाइक के जो चांसेस बन रहे हैं, या फिर आपको लगता है अगर बन रहे हैं, तो क्या एफआईज की तरफ से अनवाइंडिंग अगले 1-2 महीने में और पॉसिबल है आपके मुताबिक? वैसे सच बताऊं तो एक्चुअली उनका जो जुलाई में था उसको अगर मिला दें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने 4 महीने में इन्वेस्ट किया इंडिया में. अगस्त के फिगर्स मैंने अभी नहीं देखे, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही है शायद. इसमें मुझे ये लगता है कि आई थिंक अगर करेक्शन आएगा तो वो मोस्टली जो डैमेज चाइना में हो रहा है या फिर जापान में हो रहा है उसकी वजह से आएगा. यूएस में उतना डैमेज नजर नहीं आ रहा है. थोड़ा सा रेट हाइक होगा भी, तो वहां पे एक ही चीज है जो आई थिंक सबसे ज्यादा वरीसम है, विच इज उनके जो मॉर्गेज रेट्स हैं, वो जो अपने होम लोन के रेट्स उनको 3%, 3.5% हुआ करती थी, अभी 7.5% के करीब आ गए हैं. तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है. लेकिन वो जिस तरह से यूएस मार्केट है, वो शायद उस स्ट्रेस को मेजर इशू में बदलने के लिए आई थिंक नियरली 1 ईयर और लगेगा.
तो अभी के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ मेजर ट्रिगर कि एफआईआईज अपना पैसा जल्दी से निकाल दें, लेकिन अगर निकालेंगे तो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस होगा। उसका अभी कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों होगा या कब होगा, लेकिन आई थिंक इंडियन इकोनॉमी वैसे काफी स्ट्रांग है। अपने आप से हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी शायद थोड़े से यहाँ से बढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गए तो बढ़ेंगे ही। पर हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो काफी अपना डिलीवर कर चुके हैं, डेट का कम है पिछले सालों के हिसाब से। डेट इक्विटी रेशियो इज एट 8-year low in comparison with what it was in 2015। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट्स तो झेलेंगे। आई थिंक रिटेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अगर ब्रॉड मार्केट्स देखें तो थोड़े से मैक्रो ट्रिगर्स हैं डाउनसाइड की तरफ, लेकिन मैक्सिमम अपसाइड की तरफ है अभी भी। इंडियन मार्केट्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप पी देखें रेशियो निफ्टी का, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की वजह से 22 या 23 दिखा रहा है, एक्चुअली है 21। सो 21 times ट्रेलिंग अर्निंग्स इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड आगे जाके देखें तो आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ भी आएगी सितंबर और दिसंबर क्वार्टर्स में। ओके, अच्छा ये एक चीज़ बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इसमें आपका क्या व्यू बन रहा है? अभी एक जो खबर आई कि उज्ज्वला स्कीम के अंडर जो सब्सिडी दी जा रही है एलपीजी पर, अब वो बढ़ाई जाएगी 200 रुपये पर सिलेंडर। एक रिकॉर्ड प्रॉफिट के बाद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स चले नहीं पिछले 1 महीने में। क्या मार्केट को ये रिस्क लग रहा है कि अब इलेक्शन में जाते हुए शायद और कुछ इम्पैक्ट आए, शायद पेट्रोल और डीजल के मार्केटिंग मार्जिन्स पर भी शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आए? बिल्कुल अनुज, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्शन आ रहे होते हैं तो इंडिया में वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपने मार्केटिंग प्राइसेस बढ़ाने नहीं देते हैं। अगर बाई चांस क्रूड का स्पाइक हो गया, अगर वर्ल्ड मार्केट्स में $100 चला गया, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने मार्जिन को रखने के लिए अपना सेलिंग प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि वो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। इसलिए मार्केट उसको डिस्काउंट ही कर देती है। चलो आपने प्रॉफिट बना लिया तो कल आप लॉस बनाओगे, वो तो पक्का ही है। और अगर ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे तो गवर्नमेंट किसी और तरह से मतलब उसको कॉम्पेंसेट कर देगी, जैसे उन्होंने कहा उज्ज्वला। अभी तो उन्होंने बोला कि जो सब्सिडी है वो तो गवर्नमेंट देगी, ऑयल मार्केट कंपनीज नहीं देंगे, लेकिन ये भी चीज होगी कि किसी और तरह से दे विल बी एन एडजस्टमेंट। आई थिंक इसको आप नॉर्मल कंपनी की तरह वैल्यू नहीं कर सकते। हमारे पास थी ये कंपनीज, हम काफी फ्रस्ट्रेट हो गए इन दी एंड कि इनको बिजनेस की तरह नहीं चलाया जा रहा है, एक तरह से एक आर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरह चला जा रहा है। तो ठीक है, ऐसे है ऐसी कंपनीज, तो हमें हर कंपनी में पार्टिसिपेट करने की जरूरत तो नहीं है। तो हमने कहा कि चलो इसको अच्छा भी है, अगर बैलेंस शीट और बिजनेस देखो तो ऐसा लगता है कि हमें कल ही खरीदना चाहिए। पर ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बैलेंस शीट के बाहर से हैं, तो इसलिए हम इसको बस कहते हैं कि अच्छे नंबर्स हैं, बस बाहर से देखेंगे। फेयर इनफ। दीपक, न्यू एज स्टॉक्स पर आपकी राय, स्पेशली जोमेटो, कंसिडरिंग कल टाइगर ने अपना बचा हुआ हिस्सा बेचा और काफी नामी निवेशकों ने यहाँ पर हाथों हाथ लिया उस स्टॉक को। आज सुबह में हम पढ़ रहे थे कि बैरन्स ने कैसे स्विगी के बिजनेस को फिर से मार्कअप किया है। क्या ये एक इंडिकेशन है कि जोमेटो का जो फूड डिलीवरी का कारोबार है उसमें और तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है? ब्लिंकिट को लेकर अभी भी वो प्रॉफिटेबिलिटी आना बाकी है, लेकिन आप कैसे पोजीशन करेंगे अपने आप को? आप क्या होल्ड करते हैं या फिर पैसे लगाए हैं स्टॉक में? नहीं, हमने तो नहीं लगाया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये था कि जोमेटो का जो कोर बिजनेस वो काफी अच्छा है। वो पहले से हमें अच्छा लगा था कि जोमेटो और स्विगी ही शायद एट द टॉप लेवल यही बचेंगे। ये बिजनेस अपने आप से ही प्रॉफिटेबल होने के मतलब हो जाएगा, एक तरह से एटलीस्ट क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इनके जो ब्लिंकिट के जो लॉसेस हैं वो काफी ज्यादा थे, अबाउट 200-300 crores पर क्वार्टर। अभी इनके पास 11,000 करोड़ रुपए कैश है। उस कैश से वो जितना इंटरेस्ट कमाते हैं उस इंटरेस्ट से ब्लिंकिट का लॉस निकल जाता है। तो इस तरह से इट इज काइंड ऑफ ओके। लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्लिंकिट को भी प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा या फिर उनको एक टाइम पे शट डाउन करना पड़ेगा। आई थिंक सम डिसीजन विल हैव टू बी टेकन। लेकिन इनका जो कोर फूड बिजनेस है वो काफी एक्साइटिंग है। और जब तक कि हमें क्लैरिटी नहीं आता कि ब्लिंकिट कहाँ जा रहा है और कितना, मतलब इसको अगर आप और एक्सपैंड करोगे
और लॉस लोगे तो फिर ये जो इंटरेस्ट का जो ऑफसेट था वो ऑफसेट नहीं बचेगा, फिर और लॉस होंगे। इसका अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ब्लिंकिट में अगर क्या वो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करेंगे और फिर वो सिर्फ फूड डिलीवरी में करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टॉक है, बट विदाउट दैट क्लैरिटी आई एम नॉट विलिंग टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू द स्टॉक। अच्छा दीपक जी, आज की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्टोरी है वो है केमिकल स्टॉक। सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। जो पिछले 3 महीने में प्राइस डैमेज हुआ, आपने कहीं एंट्री ली है केमिकल्स में दीपक जी? नहीं, अभी एक्चुअली किसी ने हमें भेजा कि ये एसीटोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं और फिर काफी बॉटम आउट हो रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइसेस पहले, स्टॉक के प्राइसेस पहले बढ़ते हैं, फिर बाद में न्यूज आता है। तो जब स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं तो हम यूजुअली अपना मतलब रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि देखो कुछ अगर हो रहा है यहाँ पे। ये और टेक्सटाइल सेक्टर में भी काफी इंटरेस्टिंग डील्स हुए हैं रिसेंटली। तो आई थिंक उसकी वजह से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक फंडामेंटली और 2 क्वार्टर्स इनके मतलब खराब ही रहेंगे केमिकल्स में एटलीस्ट। लेकिन शायद प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस काफी पेसिमिस्टिक हो गए थे, तो एक तरह से आई थिंक उसका एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ रहा है अभी स्टॉक प्राइसेस में। लेकिन हमने अभी कोई फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया ज्यादा। हमारे पास थोड़े केमिकल्स कंपनीज हैं, लेकिन हमारा आउटलुक यहाँ पे 3 या 5 साल के करीब है। सो आज के स्टॉक प्राइस इफेक्ट ही करते हैं। ओके दीपक, कोफोर्ज पर अब आपका क्या व्यू है? वो जिस तरीके की ब्लॉक हुई और प्रमोटर्स निकल ही गए, एक मिड कैप आईटी का सबसे बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, सबसे महंगा स्टॉक है। यहाँ पर अब अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, अगर जिनके पास है उनके लिए क्या भी होगा? एक्चुअली सच बताऊं तो आपने जब बोला मुझे तभी पता चला कि प्रोमोटर्स ने एग्जिट किया। आई हैवंट बीन ट्रैकिंग कोफोर्ज फॉर अ व्हाइल, बट अब देखना पड़ेगा। एक्चुअली आईटी में भी काफी इंटरेस्टिंग मूव्स आने को देखने को लगे हम। ये अगर आप देखें तो मतलब इवन कंपनीज लाइक परसिस्टेंट, जिसमें वी हैव अ स्मॉल ओनरशिप, एंड अ फ्यू अदर स्टॉक्स, इनमें आई थिंक प्राइस मूवमेंट्स आने लगे हैं, लेकिन कोई फंडामेंटल कुछ चेंज ऐसा नहीं हुआ है। हमें फील्ड से तो यही नजर आ रहा है कि बजट्स अभी भी कंस्ट्रेन्ड हैं, कोई ज्यादा बिग डिसीजंस लेने को तैयार नहीं है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग भी नहीं हो रहा है कि एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को शिफ्ट किया जाए। सो इस वजह से हमें मतलब कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं दिख रहे हैं अभी एक्साइटमेंट के लिए। बट कोफोर्ज का मैं आई डोंट नो, दे मे बी समथिंग कंपनी स्पेसिफिक जो मैंने नहीं ट्रैक किया है। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। बात हो रही थी केमिकल शेयरों की। दीपक नाइट्राइट देखिए, सुबह से इसको हमने शो में कई बार लिया और एकदम से अब 7-7.5% के मूव, एक लास्ट बर्स्ट आ रहा है स्टॉक में और क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए देखिए एक फ्रेश इंटरडे हाई पर अब 2180 की तरफ ये स्टॉक। चलिए डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं यतिन से, फिर BTST STBT कॉल्स लेंगे। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? तो आप बात कर रहे थे अभी केमिकल स्टॉक्स की, जहां ऑब्वियसली दीपक नाइट्राइट फोकस में है, लेकिन एक स्टॉक जहां काफी अच्छी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आज देखने को मिली है केमिकल स्पेस में, वो SRF। और बड़े दिनों बाद स्टॉक कंसोलिडेशन से निकला है, ऐसा डीलर्स का कहना है, और शायद इसीलिए वो यहां अपने क्लाइंट्स को BTST की सलाह दे रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो स्टॉक में लगभग 2.5% की तेजी है, लेकिन सितंबर सीरीज में आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप होना यहां भी शुरू हो गया है। तो SRF एक स्टॉक है जहां डीलर्स खरीदारी करके चल रहे हैं 2400 से लेकर 2425 तक के टारगेट्स के साथ। और आखिर में मेटल स्पैक में से टाटा स्टील, और जिस हिसाब से चाइना हाउसिंग मार्केट में और डिपॉजिट रेट काटने पे तुली हुई है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्टिमुलस की बात चल रही है जो सपोर्टिव है मेटल स्टॉक्स के लिए। स्टील मिंट की रिपोर्ट भी ये सजेस्ट कर रही थी कि 1500 रुपये प्रति टन आपने लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स के भाव में वृद्धि देखी, और पहले सितंबर से वो लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स में डीलर्स फिर से एक बार एक्टिव हो चुके हैं, और उनको लगता है पोजिशनली स्टॉक में 3 से 4% की अपसाइड अभी भी बची हुई है, और इसीलिए वो सितंबर सीरीज में जो है वो टाटा स्टील में खरीदारी करवा रहे हैं। ओके, टाटा स्टील और SRF, ये 2 स्टॉक्स जो हैं डीलर्स के रेडार पर, और वाकई में आज काफ़ी समय के बाद ब्रेकआउट है टाटा, ये SRF, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, सभी केमिकल स्टॉक्स में। BTST STBT कॉल लेना शुरू करते हैं। गावा सर बताइए आप क्या बाय करेंगे? मैं करूंगा आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्टॉक, ट्रेड कर रहा है 480 के आसपास, 500 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 475। आरती इंडस्ट्रीज जो इनफैक्ट कुछ देर पहले मानस ने भी सुझाया था हमारे अचार का चौका में। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए हीरो मोटोकॉर्प को लेके जाएंगे, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के पैटर्न देखिए तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना लिया है।
आज 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 2549 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3025 के टारगेट सेट करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 2980 का सितंबर का ऑप्शन ले सकते हैं। 85 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 64 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 125 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, और यहाँ पे 2980 का कॉल भी आप ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8460 का यहाँ पे प्रीमियम है। श्रीकांत, आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नवीन फ्लोरिन, इसे हम BTST के बेसिस पे लेके जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब ओवरऑल केमिकल स्पेस में एक अच्छी खासी गिरावट बनी थी, तब भी अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो जो इसने अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा था, या जो ओवरऑल इसमें फॉर्मेशन बना था हायर टॉप हायर बॉटम का, और इस बार भी उसने काफी अच्छा एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पैटर्न बनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से नवीन फ्लोरिन जो 4625 4630 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि शायद ये 4750 से लेकर 4800 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से नवीन फ्लोरिन को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 4575। ओके, नवीन फ्लोरिन। अच्छा, प्रशांत जी की ट्रेड रहेगी। प्रशांत जी बताइए। जी अनुज जी, आफ्टर अ सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, अगर मैं यूपीएल को देखूं तो एक स्लाइटली हायर बॉटम बना हुआ था, बट आज की प्राइस ने स्टेटमेंट दिया और एक हायर टॉप बन गया है। मेन चीज जो नजर आनी चाहिए वो वॉल्यूम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पिकअप हो चुका है, तो मैं इसको कैरी करना चाहूंगा। करीबन 598 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 584 मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 615 से लेके 620 का होगा। ओके, तो 615 से 620 की तरफ यूपीएल, और देखिए आरती इंडस्ट्रीज यूपीएल ये ट्रेड्स फिर से लाइमलाइट में आते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन इधर ही बना है। अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, तो ज्यादा क्रैक नहीं देखने को मिला, हल्की सी गिरावट करीब 10-12 पॉइंट की ही, तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है। आप तक ये गौर करें, आज फाइनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी हो रही है उसके चलते बड़ा स्विंग नहीं आया, और निफ्टी बैंक भी 34 पॉइंट की ही बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। हालांकि एक ट्रेड जहां पर कुछ मोमेंटम देखा गया है पिछले आधे घंटे में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उसमें आप गौर करिएगा, ये मिड कैप साइड के कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। JSW एनर्जी की हम बातचीत कर रहे थे, तब करीब 3% ऊपर था काउंटर, अब 6% से ज्यादा का इजाफा इधर। प्रशांत, क्या फॉलो किया है स्टॉक को चार्टिकली, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट में मोमेंटम दिखाने लगा है? जी हर्षा जी, बिल्कुल। इनफैक्ट आज जो कल की डिप थी वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अभी भी कोई लेना चाहे तो मुझे लग रहा है आज का जो लो है करीबन 340, क्योंकि ये कैश में आप क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान कर सकते हो, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हेवी क्वांटिटी लेनी होगी। यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए तो आपको 400 के लेवल दिख सकते हैं। और अगर आप इजाजत दें तो मैं केमिकल क्षेत्र में भी एक मिड और स्मॉल कैप में रेकमेंड करना चाहूंगा। जी, गो अहेड प्लीज। तो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट जो कल ब्रेकआउट आया था वो सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ 290 295 इस जोन में कोई भी प्राइस में डिप आ जाए तो इसे खरीदारी करनी चाहिए। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर कल क्लोजिंग आई थी, सेक्टर सपोर्ट है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत कंफर्टेबली 330-35 तक जा सकता है। ओके, चलिए अब क्लोजिंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, एक बार जरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वापस लेकर आइए। चांसेस लग रहे हैं इसके कि शायद ये अपर सर्किट हिट कर दे। अब 4.5% ऊपर ये स्टॉक हो गया है, 221.70 इसका अपर सर्किट का प्राइस है। अगर वहाँ तक गया तो खैर काफ़ी वॉल्यूम्स काफ़ी हैं इसमें, करीब 9 करोड़ शेयर्स का आज वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर। ध्यान रखिए T2T में तो सब डिलीवरी वॉल्यूम है। ऑब्वियसली 2 बड़े ब्लॉक्स हुए थे आज, एक BSE में हुआ था, एक NSE में हुआ था, और दोनों में 0.36% हुआ था, तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने बाय किया या किसने सेल किया। इंटरेस्टिंग। खैर बाद में तो पता चलेगा जब डिस्क्लोजर आएगा, लेकिन अभी खैर पता शायद ना चले। एनीवे, एक क्लोज को समझते हैं, फिर देखिए इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, खासतौर से बैंक निफ्टी पिछले कई ट्यूसडे से लगातार इस तरीके का प्रदर्शन आपको दिखा रहा है, क्योंकि फिन निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन वॉल्यूम्स बहुत पिक हो रहे हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के ऑप्शंस में एक्चुअली इस समय ऑलमोस्ट उतनी लिक्विडिटी आ गई है जितनी निफ्टी और निफ्टी बैंक में आती है। हालांकि फ्यूचर्स में जीरो लिक्विडिटी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक ऑप्शंस का गेम बनकर रह गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग होती है, उस हिसाब से फिन निफ्टी में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती ही नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्शंस का एक प्ले बन गया, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी पर भी एक इम्पैक्ट आया। हालांकि फिर भी एक
कहेंगे कि बैंक निफ्टी ठीक ठाक ही क्लोज था, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं था, 44,490 मतलब 44,500 के आसपास ही था। निफ्टी एग्जैक्टली फर्स्ट कंजेशन जोन में 19,340 पर बंद होता हुआ। तो देखते हैं सेकंड मतलब कल से किस तरीके के मूव्स बनेंगे हर्षदा, लेकिन आज की क्लोज बिल्कुल फ्लैट है, एक नो मैंस लैंड में, टिपिकल ऑफ योर ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट। एक और ठंडा ट्यूसडे, और इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्तों से, इनफैक्ट उससे ज्यादा हो गया, जहां पर फाइनेंशियल निफ्टी 4 हफ्तों से लगातार इस पूरे महीने की बहुत ही शांत ट्रेड देखने को मिलता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अब ये आई डोंट नो जिंक्स है कि बहुत पहले आतिशबाजी हो गई और अब थोड़ा सा संतुलन बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली एक और शांत क्लोज की तरफ हम उतर रहे हैं। अच्छा, एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, टाइटन में करीब 1.1% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर पहले ट्रेंड मेंशन किया था हमारे एक जानकार ने। मानस, टाइटन पर क्या विचार होंगे? 3083 का स्तर और वॉल्यूम एक्शन है, और आज क्लोजिंग पर करीब आधे % के और गेन्स जोड़ लिए हैं। देखिए, पैटर्न पॉजिटिव लगता है क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन पिछले करीब 7 सेशन से हम देख रहे हैं, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है क्योंकि फ्लैग पुल ऑलरेडी हमने 2900 से लेकर 3100 रुपए तक देख लिया था, तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि 1 से 2 दिनों में ही हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 3200 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 3030 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट 3200 रुपए सेट करें पोजिशनल बेसिस पे। ओके, चलिए बैंक की बात कर लेते हैं और उसके बाद ब्यूरो के पास जाएंगे एफएनओ समरी समझने के लिए। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं उसके हिसाब से पीईएल पिरामल बैन में जा सकता है, 96% पोजीशन यहाँ पर हो गई है, और बीएचईएल वीरू बैन से बाहर आ सकता है, 78% पोजीशनिंग यहाँ पर। वीरू चलिए, बीएचईएल बैन से बाहर आ सकता है और आपकी स्क्रीन पे 115.10 पैकेट ट्रेड करता हूँ। मीनवाइल एक श्रीकांत जी के पास कॉल है, वो डिस्कस करना चाहते हैं। श्रीकांत, क्या ट्रेड है आपका? बिल्कुल, तो वीरेंद्र अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर, और वहां पे अगर इसके मंथली या वीकली पैटर्न को देखते हैं, और अब मैंने देखा है कई बार कि आपका जो पैटर्न रीडिंग है वो काफी स्ट्रांग है, तो अगर आप इसके वीकली पैटर्न को या मंथली पैटर्न को देखते हो तो इसमें एक बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद एक बड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था टाइम बेस्ड, और अभी उसके बाद एक ब्रेकआउट बना है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी एक सस्टेन्ड रैली हमें देखने मिल सकती है, एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी। अभी चल रहा है कुछ 370 के करीब, 367 368 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में शायद 450-500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे खरीदें। स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोज टू 340 लेवल्स। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी याद रखिएगा, इट्स अ कैश कॉल, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसका लेवल देखें जरा, इट्स 368 और डे हाई पर, और ऑलमोस्ट ये प्राइस जो है, इसका मतलब ये है नवंबर 2021 के बाद ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी होगी। अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, अ मल्टी ईयर हाई इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 221.70 पे अपर फ्रीज पे लग चुका है, यानी पोस्ट आई थिंक कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ये फर्स्ट टाइम अपर फ्रीज पे लगता हुआ। इंटरडे बेसिस पे लगा है, बट क्लोजिंग बेसिस पे शायद ये अब होगा। अब आइए जाते हैं जरा समरी पे, डेरिवेटिव समरी। जब इंडिसेस बहुत थिन रेंज में ट्रेड हुए और बहुत ही थिन ट्रेड रेंज थी, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसा बिहेवियर है, देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये एक्सपायरी वीक है, तो जो इस हफ्ते का डेटा है और अगले हफ्ते का डेटा है उसको आपको बाइफर्केट करके देखना पड़ता है। लेकिन जहां तक शॉर्ट कवरिंग का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण जो डेटा आप देखेंगे आज आपकी स्क्रीन पे, डेटा सब लेके आएंगे जरा प्लीज। शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हुई आज पूरे के पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, वाइट गुड सेगमेंट में, लाइक हेवल्स, लाइक वोल्टास, और पूरा का पूरा केमिकल बास्केट जो था वह शॉर्ट कवरिंग विटनेस करके गया। और एक और स्पेस जिसमें शॉर्ट कवरिंग थी, दैट्स मेटल्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग था। डेटा हो तो बताइएगा जरा प्लीज़। शॉर्ट कवरिंग दीपक नाइट्राइट टॉप गेनर, बीएचईएल बैन में था तो उसमें पूरे दिन लिक्विडेशन हुआ, और आरती इंडस्ट्रीज और आईजीएल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, 3.5% का यहाँ पे इम्पैक्ट था, और ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट से। फ्रेश लॉन्ग को हम नहीं देखेंगे क्योंकि फ्रेश लॉन्ग का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मोर और लेस इट्स केमिकल बास्केट और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मानस, एक बार जरा वोल्टास को देखिएगा, राजेश जी ने सुबह सुबह ये ट्रेड पिक किया था, बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और ये 848 पर अ क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और लास्ट टाइम इसने जब इसको रीगेन किया था
वेरी नेक्स्ट डे कोलैप्स हो गया था। इस क्लोज को आप कैसे रीड करेंगे और इन कंपैरिजन विद हेवल्स कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे आप? देखिए डेफिनेटली वोल्टास की तरफ देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला है, 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो वोल्टास का होगा। 850 के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। सितंबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, वोल्टास का जो 850 का सितंबर मंथ का कॉल ऑप्शन है वहां आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके प्राइस 29 रुपीज के आसपास चल रहे हैं, तो वहां खरीदारी करिए। 22 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 44 से 46 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्टॉक देख लेते हैं। इस सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है ट्रेंट, और ट्रेंट पिछले 3 दिन कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में था, लेकिन आज सेकेंड हाफ में एक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया। हालांकि जो अभी रीसेंट हाई था उससे हल्का सा नीचे ही रहा, लेकिन मानस देख के लग रहा है कि ये क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था और 2 दिन की करेक्शन आई, लेकिन क्या फ्रेश मूव के लिए तैयार है स्टॉक? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ्रेश मूव के लिए स्टार्ट है, तैयार हो गया है, क्योंकि 2040 एक रेजिस्टेंस था इंट्राडे चार्ट पे, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि अब यहाँ से एक नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, जिसमें जो पिछले हाइस थे 2080 के आसपास के, वो ब्रीच करके 2125 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए। 2020 का स्टॉप लॉस लगाइए, तो सबसे पहले 2080 और उसके बाद 2125 की टारगेट सेट करिए। मुझे याद है नंबर्स के बाद मोमेंटम अच्छा खासा इसमें बना, और कई सारे ब्रोकरेजेस इनके जूडियो के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा बेट कर रहे हैं और वहीं पर ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। 2% ऊपर ये काउंट। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं, फिर क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 3 मिनट है और वीरू भी आपको बताएंगे किस तरह की पोजीशंस बनी है। मेटल्स में भरपूर तेजी, टाटा स्टील, JSW स्टील एक्सेट्रा पर बातचीत हुई, लेकिन श्रीकांत, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स में कोई ट्रेड आगे ले जाने की तैयारी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। तो अगर हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर इन दोनों के और टेक्निकल पैटर्न को देखें तो नो डाउट कि अगर आउट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर में ज्यादा दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 165 से लेकर 170 के लेवल्स दिखा रहा है, ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। और अभी अगर इसमें देखें तो प्राइस रिट्रेसमेंट जो हो रहा है इट इज मोर देन द वॉल्यूम रिट्रेसमेंट। सो दैट मीन्स कि कोई जेन्युइन बायर इसमें कुछ खरीदारी करते हुए प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर को लॉन्ग कर सकते हैं 152 के करीब, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा 145 का, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 165 से लेकर 170 के। ओके, तो ये फिलहाल एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है आज मेटल्स, जहां पर चमक देखने को मिली, और हिंदुस्तान कॉपर जैसे ट्रेड्स आप कैरी कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनट बचे हैं तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब 19354 के आसपास आपके लिए निफ्टी ट्रेड करता हुआ। 19377 डे हाई था, तो वहां से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन ठीक बीचों बीच आज ट्रेड देखने को मिला है 50 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट हो चला है आज, 44 यहाँ पर 499 के लेवल्स देखने को मिले, तो 44,500 के आसपास तक का क्लोज बनता हुआ। निफ्टी आईटी में 130 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिली। यहाँ पर मिड कैप आईटी में कुछ ट्रेड्स बनते दिखाई दिए थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें आज जो मोमेंटम आया है वो फिर से मिड कैप बैंकों में ही देखने को मिला है, जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ है। इस लिहाज से अगर आप देखें जो खबरें भी आई, मिसाल के तौर पर आज सुबह की बड़ी डेवलपमेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने जो एक्विजिशन अनाउंस किया, $55 मिलियन में एक यूएई बेस्ड कंपनी खरीदेंगे, 20% के अपर सर्किट पर यह काउंटर आता हुआ। एसीटोन की प्राइसेस, फिनाइल एसिटिक एसिड की प्राइसेस, फिनाइल एसीटोन की प्राइसेस में इजाफा, और सभी केमिकल कंपनियों में आज फिर से रुझान तेजी का बनता हुआ। सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ कोर्स दीपक नाइट्रेट है, करीब 8% तक के गेन्स वहां पर बनते दिखाई दिए, लेकिन आप देखिए क्या फॉलो थ्रू नजर आया है। JHCL जैसे काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दी, SRF जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी थी, नवीन फ्लोरीन जैसे ट्रेड से जहां पर हमने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पर खरीदारी बनी है, तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली। इसके ठीक पीछे आप ध्यान दीजिएगा मेटल कंपनियों में, हिंदुस्तान कॉपर की हम अभी बात कर रहे थे, टाटा स्टील, JSPL जैसे काउंटर्स, इनमें भी तेजी की पोजीशंस देखने को मिली। भले ही इंडेक्स लेवल पर बहुत ज्यादा कुछ बड़े मूव्स ना देखने को मिले हों, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जरूर देखी जा रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज एक और सत्र जहां पर मिड कैप्स में परफॉर्मेंस बेहतर था। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, और वहां पर आपको साफ नजर आएगा कि दिग्गजों में कौन से वो बड़े ट्रेड्स तेजी और मंदी की में बैठे हैं। तो मेटल्स में हिंडाल्को तेजी लीड करता हुआ दिखाई दिया, फिर टाटा स्टील में हमने देखा एक मोमेंटम देखने को मिला, और JSW स्टील भी 1.25% ऊपर है। UPL आज फॉर फ्रंट पर आया, करीब 2.5% तक का इजाफा।
ऑटो कंपनियों में टू व्हीलर स्पेस में आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प नियरली 2% के करीब आता हुआ 1.5% का इजाफा बजाज ऑटो में बना है। इसके अलावा हमने देखा टाटा मोटर्स में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर लौटा है आज के दिन। कुछ और ट्रेड्स जो तेजी में रहे हैं, टेक महिंद्रा, HCL टेक, आप देखिएगा IT में तेजी बनती हुई वहां पर देखने को मिली है और टाइटन जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखाई दी। मुनाफा वसूली का शिकार ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल बना है, यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक हुआ। आज HUL में फिर 1% तक का दबाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक और सत्र मुनाफा वसूली वाला और डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स में हमने देखा है कुछ हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है। बैंकों में आप गौर करें कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया बारिंग HDFC बैंक। HDFC बैंक की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन, क्लोजर टू 1% के गेन्स, 1591 के आसपास ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। आज का क्लोज ठीक ही आप समझे 19350 के आसपास यहाँ पर इस समय आकर गाड़ी रुकती हुई दिखाई दे रही है और निफ्टी बैंक एकदम शांत, जहां पर करीब करीब 20 अंकों का इजाफा बनता दिखाई दिया। अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला। ट्रेड्स कौन से इन्होंने पिक किए थे मार्केट खुलने से ठीक पहले, जहां पर खबरों का भी कुछ इंपैक्ट रहा। जोमेटो 2.5% ऊपर, स्टार हेल्थ ब्लॉक डील यहां पर भी हुई थी, 2.5% की तेजी। SGVN और HCL टेक जैसे स्टॉक्स आशीष ने चुने। नीरज पर नजर डालेंगे तो नीरज की टीम में एक तो गोकुलदास एक्सपोर्ट था, 20% वो भागा। NRB बेरिंग, SP अपैरल्स और UPL जैसे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा कुछ मोमेंटम देखने को मिला है। बिल्कुल, तो खैर आज की थीम रही केमिकल्स, विदाउट अ डाउट शानदार मूव्स रहे यहाँ पर। तो मार्केट रोज को कोई ना कोई थीम निकाल रही है। कल देखते हैं क्या थीम निकल कर आती है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट, लेकिन मिड कैप में अच्छा मोमेंटम। वीरू जी हाँ, बिल्कुल दायरेबंद। अनुज, कामना यही करते हैं कि बुधवार को कुछ तो कमाल हो और इस रेंज में बाहर निकलने का मौका मिले इस रेंज से। खैर, कल सुबह फिर हमारा पूरा पैनल, अनुज, मैं, हर्षदा, नीरज जी और आशीष, कल सुबह आपसे 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।